दोस्तों जिंदगी में अगर मौत भी सामने आ जाए ना यार एक बार को, पर हार नहीं माननी है, लड़ना है उसके साथ में। क्योंकि अगर लड़ोगे नहीं तो इसका मतलब यह है कि आप लोग पहले ही हार मान गए, और हार मानते इंसान जो है वो मरे हुए के समान होता है। आप लोग खुद देखो यहाँ पर, जैसे ये नीचे गिरा था, अगर ये तुरंत हार मान लेता तो ये सारी इसकी हड्डी पसलियां चबा जाते। ये सिचुएशन आप लोगों को जिंदगी में भी देखने को मिलती है। तो आप लोगों को हार नहीं माननी है। अगर कुछ डिसाइड किया है तो फिर यार उस पर कंटिन्यूअसली टिके रहो। कई सारे मेल आ रहे हैं आजकल, कई सारे जो मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर कि सर अब की बार फॉर्म भरे या ना भरे रहने दे। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग में डिसाइड किया था कि अब की बार का चांस देना है और आप लोग लगकर पढ़ाई भी कर रहे हो, देखिए अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, उसको टेंशन नहीं लेना है। पर अभी भी आप लोगों के हाथ में 4 महीने हैं। तो अगर सिस्टमेटिक वे में एक प्लान के साथ में आप लोग आज की डेट में अपनी चीज़ों को सही से लेकर चलते हो, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि फाइनल डेस्टिनेशन पर जरूर पहुंचोगे। और टॉपर भी ये नहीं बोल सकता कि उसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो हार क्यों माननी है, लड़ना है, पीछे नहीं हटना है। ओके, हाउस द जोश, हाउस द जोश। दोस्तों ये है आज की बैलेंस डाइट, जो कि आप लोगों का दिन बनाने वाली है शानदार तरीके से। इसको हम लोग आईएनए बोलते हैं और इसको प्यार से हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। अलग अलग न्यूज़पेपर के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं या मैगजीन्स वगैरह के, वो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। इसके साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते हैं, आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन देता हूं। और इसी के साथ में अगर किसी के साथ में आप लोग ये चीज़ें डिस्कस भी करनी है तो अच्छे से आप लोग कर पाओगे, अगर इन चीज़ों की आप लोग को नॉलेज रहेगी। यानी कि आप लोगों की पर्सनैलिटी का भी डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। तो अच्छे से सुनिएगा, वीडियो के एंड में आप लोगों की अंग्रेजी भी इंप्रूव होती नजर आएगी। 5 शब्द वोकेबलरी के डेली हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत ही फायदा आप लोगों को पहुंचाएंगे। एक मैप बेस्ड लोकेशन होगी जो कि आप लोग को डेली एक में डिस्कस करता हूं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, कई सारी बातें मैं बताऊंगा। वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये हालांकि कल कवर किया था मैंने, पर लेकिन पता नहीं क्या गड़बड़ हुई। आप लोगों ने देखा होगा कल स्टार्टिंग की वीडियो में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। तो आज कवर कर लेंगे। जो कल का कुछ पोर्शन था लगभग 10 मिनट का, तो मैं आज कवर कर लूंगा, क्योंकि कुछ बातें मैंने डिस्कस की थी आप लोगों से, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोग उसको कनेक्ट कर सकें। देखिए हुआ क्या था, जैसे कि मैंने ना बजट की वीडियो रिकॉर्ड करी, इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो रिकॉर्ड करी, तो रिकॉर्डर में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई थी, ठीक है। तो बीच में कई बार इंटरप्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से जब एडिट करनी पड़ी वो, तो वहाँ पर वो एडिशन गलत हो गया, तो उसकी वजह से वो दिक्कतें देखने को मिली। तो ये प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि पूरा दिन हो गया था रिकॉर्ड करते करते, तो हालत ख़राब हो जाती है। तो वाली सिचुएशन थोड़ी देखने को मिली थी, ठीक है। तो कोई नहीं, आज कवर कर लेंगे जो बचा था। ये यहाँ पर एक डिफरेंट सा आर्टिकल देखने को मिलेगा कि सांप के काटने की वजह से लोगों की जान जा रही है, इतने तो हाथी भी नहीं मार पा रहे लोग इंसान हो, ठीक है। ये डेथ सेंटेंस के बारे में बात करूंगा, कौन कौन हायर और फायर कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर ट्रांस फैट के बारे में। ये ट्रांस फैट के बारे में अगर मैं बात करूं, आप लोगों के लिए एक वीडियो शेयर करी है मैंने, आप लोगों की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी ये वीडियो। आप लोग देखिएगा, आप में से एक बच्चे के द्वारा शेयर की गई थी, मतलब सुनकर आप लोग का चक्षु खुल जाएंगे इस वीडियो को, मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो टेलीग्राम पर मैंने शेयर किया है, इसको जाकर आप लोग देखना और अपने घर वालों को भी दिखाना इसको एक बार, ठीक है। पर घर वालों को दिखाओगे तो वो आपको उल्टी सीधी चीज़ें खाने नहीं देंगे फिर, ठीक है। देखिएगा जरूर आप लोग क्या क्या बातें बताएंगे और बताना ये सही है या फिर गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में बन सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस और अरावली रेंज के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। और बाकी ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हैं जो मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ। आज का लेक्चर बेसिकली बहुत ही शानदार रहने वाला है, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में कवर करूंगा। और लेक्चर जो है उसकी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो टेलीग्राम से जाकर आप लोग ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिल जाएगी सारी की सारी पीडीएफ। इसी के साथ में 3 टेलीग्राम है, एसएलवीपीडिया और एक आंसर राइटिंग का वीर तालियन के नाम से। सबके लिंक वीडियो के नीचे भी आप लोगों को मिल जाते हैं। बाकी जैसी भी वीडियो आप लोगों को लगती है, फीडबैक आप लोग दे दिया करो, जैसा भी आप लोगों को लगता है अच्छा है बुरा, कोई समझ में नहीं आता है वो डाउट भी आप लोग पूछ लिया करो, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। पहले कुछ वो बातें मैं आप लोगों को बता दूं जो कल की बेसिकली मुझे आप लोगों से डिस्कस करी थी और वो मैं लगाना भूल गया था। लगभग 8-10 मिनट की चीज़ें डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सको अच्छे से, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों बाकी सारी बातें बाद में, आप लोग एक छोटा सा एक क्वेश्चन का आंसर दो कि कौन कौन यूपीएससी का एग्जाम इस साल देने वाला है। जो देने वाला है वो तो यस लिखेगा, जो देने वाला नहीं है इस साल वो नो लिखेगा, और नो लिखने के बाद में ईयर लिखेगा कि किस साल में आप लोग देने वाले हो, ठीक है। ताकि मुझे भी थोड़ा सा अंदाजा रहे कि हाँ कौन कौन जो है अब की बार जो है एग्ज़ाम देने वाला है। पर लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग उठाकर देखोगे डेटा, तो काफ़ी अरसे बाद इतनी सारी वैकेंसी एक साथ आप लोगों को देखने को मिल रही है। और अब तक अगर आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, आप लोगों ने बेसिक चीज़ें सारी कवर कर ली हैं, और आप लोगों को लग रहा है कि हाँ यार इतनी हम लोग पढ़ रहे थे स्टार्टिंग से ही जी जान लगाकर कि एग्ज़ाम देना है, और अब आकर मन ऐसा लग रहा है कि अब नहीं देते हैं किसी रीजन की वजह से, तो आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हो।
क्योंकि अगर अब आप लोग पीछे हट रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप लोग अपने ऊपर डाउट कर रहे हो। और ये सेल्फ डाउट ऐसा नहीं कि आप लोगों के मन में ही आ रहा है, ये हर एक इंसान के मन में आता है यार। इसी डाउट को आप लोगों को हराना होता है, और हराते कैसे हैं, वो होती है प्रैक्टिस। तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर कर आप लोगों को क्या करना है, अपने आप को जोन में लेकर आना है कि आप लोग अपने लिए ट्रस्ट क्रिएट कर सको। अभी भी पूरे लगभग 4 महीने के करीब आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो इग्नोर नहीं कर सकते इन 4 महीनों को। बहुत ही शानदार महीने हैं ये, खासकर एग्जाम से जस्ट पहले वाले महीने हैं यार ये। इनको दबाकर अगर आप लोग सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे ना, तो कोई भी आप लोगों का एग्जाम जो है वो क्लियर होने से नहीं रोक सकता है। बस आप लोगों को अपने ऊपर ट्रस्ट यहाँ पर रखना पड़ेगा। एक और बात, कोशिश ये करना कि फॉर्म जो है वो थोड़ा सा जल्दी भर देना, क्योंकि एंड तक जाते जाते अगर आप लोग इंतजार करोगे तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। पता चला कि यहाँ पर फिर पेमेंट नहीं हो रही है, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, तो इसलिए स्टार्टिंग में भरना। एक रीज़न ये भी बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में भरने के लिए, जो यूपीएससी में एक पैटर्न रहता है फर्स्ट कम फर्स्ट आउट वाला, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट आउट वाला, यानी कि जो जितनी जल्दी फॉर्म भरेगा उतनी ही जल्दी उसको वहाँ का सेंटर मिलेगा। मान लो आप लोगों के आसपास में सेंटर है, आप लोगों को दिल्ली का भरना है, चेन्नई का भरना है, कहीं का भी आप लोगों को सेंटर भरना है, तो आपके पास का सेंटर आप लोगों को तभी मिलेगा अगर आप लोग पहले भरेंगे। पता चला भर गया तो फिर वो सेंटर नहीं मिलेगा, सेकंड जो चॉइस होगी वो आप लोगों को सेंटर देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ बात ऐसी हैं जो आप लोग एक तरीके से गांठ बांध लीजिए। ये सारी बेसिक चीज़ें जो आप लोग लेकर चलोगे तो सही से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। इसी के साथ में एक और बात कि जो करंट अफेयर की वीडियो है आप लोगों की, वो रेगुलर आप लोग की इसी तरीके से पैटर्न में आती रहेगी। मंथली वीडियो जो है वो आप लोग की चल ही रही है, आज या कल में उसको अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कल हम लोगों ने परसों हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस किया था पूरा डिटेल में, और कल जो है पूरा सही तरीके से हम लोगों ने ये बजट वाला वीडियो डिस्कस किया था। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो गया यार वीडियो पर, लेकिन कसर कुछ नहीं छोड़ी, इसमें सारी की सारी चीज़ें कवर कर डाली है। अगर ये दोनों वीडियो आप लोग देखकर चले जाओगे ना तो क्वेश्चन आप लोगों के नहीं छूटेंगे, खासकर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स के अंदर पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन आप लोगों का मिस नहीं होगा। सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की गई हैं। बाकी आगे एक बच्चा कह रहा है कि सर क्या क्या चीज़ें हो सकता है कि और आएंगे आगे, तो देखो क्वेश्चन की वीडियो आप लोगों की वीकेंड में आ रही है। ठीक है, इसी के साथ में जहाँ जहाँ भी मुझे लगेगा कि कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस आप लोगों के लिए बनानी है तो वो वीडियोस मैं बनाऊंगा, टेंशन मत लेना। चाहे वो गाइडेंस की वीडियो हो, चाहे वो कुछ प्रैक्टिस की वीडियो हो, चाहे वो एक टेस्ट वाली वीडियो हो, जैसे कि एक मंथली वीडियो नहीं आती है जिसमें आप लोगों का पूरा एक तरीके से बहुत सारा लगभग 2 से ढाई घंटे का प्रैक्टिस रहता है, तो सारी चीज़ें आप लोगों की टाइम टू टाइम आती रहेगी। रिवीजन के लिए करंट अफेयर की जो वीडियो आप लोगों की चल रही है, जो मंथली भी आ रही है, वो आगे चलकर आप लोगों को पता है उसको और अच्छे से, उसमें मतलब नहीं एक पूरा पैकेज जो आप लोगों का आता है पूरी, जिसमें एक एग्जाम से पहले जो आप लोगों की वीडियो आती है पूरी साल की, वो भी टाइम पे आएगी, टेंशन मत लेना। पर उन सब चीज़ों का फायदा कब है, जब यहाँ पर आप लोग अच्छे से फोकस देकर चलोगे, तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा 100% यार अपना देके चलना है। तो थोड़ा सा ट्रस्ट अपने ऊपर कर लेना, और थोड़ा सा ट्रस्ट जो है ऊपर वाले के ऊपर भी कर लेना कि उसने कुछ सही सोच कर ही आप लोग यहाँ तक लेकर आया होगा। ठीक है, तो लगे रहो अपने ऊपर, जरा सा भी मतलब डाउट मत करो यार, कम से कम फिलहाल पर आकर। जिसको ये है कि अभी नहीं देना है वो भी बिल्कुल उस तरीके से तैयारी करे कि अब की बारी देना है, फिर देखो कितनी अच्छी प्रिपरेशन आप लोगों की होती है। ये सजेशन है, बड़ी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो आप लोग इसको। बाकी नोटिफिकेशन और बजट की पीडीएफ सारी आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी है। अगर टेलीग्राम पर आप लोग देखोगे सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है, तो इनको जाकर आप लोग डाउनलोड कर लो। ये जो बजट वाला लेक्चर लिया है बस इसकी पीडीएफ आप लोगों की बची हुई है, वो भी आप लोग की प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसको टेंशन मत लेना। बाकी इकोनॉमिक सर्वे की बजट की पीडीएफ हाईलाइट्स जो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, यूपीएससी का नोटिफिकेशन मंथली जो पूरा साल का जो पूरा महीने का जो आईएनए वाला पीडीएफ है वो वाला, इसी के साथ में दोनों नोटिफिकेशन यूपीएससी वाले भी और जो सिविल सर्विसेज वाला, और इसी के साथ में जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाला है, वो सारी आप लोगों को यहाँ पर मिल गई है, तो उसको आप लोग जाकर देख लेना। ठीक है, बजट वाली वीडियो किस किस ने देख ली है और इकोनॉमिक सर्वे वाली एक बार जरूर गो थ्रू होना यार। कई बार ऐसा रहता है कि एक एक दो क्वेश्चन से इंसान पीछे रह जाता है, तो अगर ढंग से सिस्टमेटिक वे में तैयारी करके चलोगे तो फिर देखिए चीज़ें नहीं छूटेंगी। ठीक है, और जो मैं कवर करवा रहा हूँ उसकी गारंटी लेता हूँ यार, उसके ऊपर आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है इतने साल से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत हैं। जो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लो कि कहाँ से आप लोग को अच्छे से उस चीज़ को कवर करना है। एटलीस्ट मेरे वाले पर आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, वो मेरे वर्ड है बेसिकली। इसको लेकर आप लोग जब एग्जाम में जाकर बैठोगे तब आप लोग देख लेना। इवन
जब कल मैंने ये बजट वाली वीडियो बनाई, एक बच्चे ने बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट किया, कह रहा है कि सर बजट तो आपने पहले ही, एक ऐसा लग रहा है कि पहले ही बजट आपने पढ़ा डाला। क्यों? क्योंकि 50 से 60% जो बजट है, अगर आप लोग सुनोगे बैठ के ये लेक्चर भी, आपको ये लगेगा ये तो सारी सुनी सुनी बातें हैं लेक्चर के अंदर में। क्यों? क्योंकि वो सारी वही स्कीम है, कई सारी जिनको रिवैम्प किया गया है, जिनके बारे में बातें की जा रही है, कुछ अपडेट किया गया है। तो इसलिए कहता हूँ कि रेगुलर जो लेक्चर सुनता है ना, वो कभी मार नहीं खाता है। तो रेगुलर लेक्चर सुनने की थोड़ी सी अपनी एक प्रवृत्ति बनाओ, ठीक है। ये कौन है पहले आप लोग ये बता। हालांकि मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए। एक बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया, सर कह रहा है कि सर ये लेडी कौन है जो यहाँ पर स्पीच दे रही थी। तो ये कौन सा बच्चा होगा जिसने अभी जस्ट चीज़ें प्रिपरेशन में स्टार्ट की हैं। तो देखा करो, इन चीज़ों को समझा करो। जब पहली बार आप लोग आते हो ना, इससे आप लोगों ने 12th कर ली, आप लोग ग्रेजुएशन में आ गए, या आप लोग ग्रेजुएशन हो गई कुछ ऐसी स्ट्रीम से कि आप लोग का इस एरिया में जरा से मन नहीं था। ऐसा नहीं कि ये सब माँ के पेट से सीख के आते हैं, सबको ऐसे ही पता चलता है यार। मैं बोला था ना कि मेरा दोस्त साथ में जब रहते थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, उसको एंड तक भी RBI के गवर्नर कोर्स के बारे में नहीं पता था। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर नहीं पता है तो पता चल गया आज, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो बस, ठीक है। तो पहचानो कौन, हाँ बताओ, इनका नाम आप लोगों को लिखना है। ये तो खैर आप लोग बता ही दोगे। आप लोग ये बताना है कि कौन से नंबर का बजट जो है इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अभी लिख देता, मैं रुक गया जरा सा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। बाकी फिर से वही बात बोलूँगा, अगर आप लोगों को ट्रस्ट नहीं है ना अपने ऊपर, तो बात वही बोली गई यार, शायद आपके हाथों की लकीरें जो हैं वो आपको मंजिल तक न पहुंचाएं, पर लेकिन मेहनत जो है ना वो आप लोगों को मंजिल तक ले जाकर जरूर छोड़ेगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो अपनी मेहनत पर ट्रस्ट आप लोगों को करना है, ना कि लोगों के बोलने पर या फिर किसी के कहे हुए चीज़ों को सुनने पर। आप लोग अपने आप को एनालाइज करो, और जैसी परफॉर्मेंस आप लोगों की यहाँ पर आ रही है ना, मैं गारंटी देता हूँ एग्जाम में जैसा प्रेशर रहता है ना, अगर आप लोग प्रैक्टिस कर जाओगे तो परफॉर्मेंस वहाँ पर अच्छी निकल कर आएगी, क्योंकि वहाँ पर माइंड जो है वो बहुत ही एक जगह फोकस रहता है। अभी तो आप लोग जैसे टेस्ट लगाने बैठ गए, दुनिया भर की चीज़ें माइंड में आ जाएगी, पर एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा। एग्जाम में उस क्वेश्चन के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देगा, ये भी नहीं पता चलेगा कि बराबर में कौन बैठा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो एग्जाम में हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, बस एक शर्त है, आप लोग उस टाइम पर अपने आप को प्रेशर में ना डालें। और प्रेशर से बचने का तरीका क्या है? वो है कि आप लोग पहले ही अपना प्रेशर निकाल लें, मतलब पहले से ही प्रैक्टिस करके आप लोग अच्छे से चलें, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, मैं आशा करता हूँ कि कुछ नया सीखने को आप लोगों को मिला होगा, और इनको इम्प्लीमेंट करके चलो, फिर देखना कितना मजा आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आज का जो दिन है यह है 2 फरवरी, इस महीने की 2 तारीख है ये, और ये महीना शानदार तरीके से आप लोगों को लेकर चलना है। कोशिश किया करो कि मॉर्निंग में ही अपना शेड्यूल बना लिया करो, ताकि आगे जो है वो चीज़ें अच्छे से चलती रहें, ठीक है। तो 2 फरवरी जो है यहाँ पर इसको क्या करते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वेटलैंड डे मतलब कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर पानी भरा हुआ है, रुका हुआ है, थमा हुआ है, उस तरह का जो एरिया होता है, कई बार लेक भी यहाँ पर बोल देते हैं। तो विश्व यहाँ पर इसको आर्द्र भूमि बेसिकली डे के रूप में भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अगर हिंदी में बोलूँ, वेटलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पृथ्वी के ऊपर जहाँ पर हम लोग रहते हैं, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के बारे में बात की जाती है। तो इसके चलते कन्वेंशन है यहाँ पर, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, ये 2 फरवरी 1971 का है। इसी के चलते यहाँ पर हम लोग ये डे सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट टाइम जो सेलिब्रेट किया गया था ये 1977 में सेलिब्रेट किया गया था, ताकि इस चीज़ के बारे में लोगों को बताया जा सके कि भाई साहब ऐसी भी चीज़ें होती हैं, लोग अवेयर हो सकें कि हाँ प्लानट जो है जिस हम लोग रहते हैं, और अक्सर क्या करते हैं हम लोग ना, घरों में रहते हैं, घरों को सफाई कर ली बस, ठीक है, उसकी गंदगी निकाल कर बाहर फेंक दी। हम लोग ऐसा नहीं सोचते कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं पृथ्वी हमारी एक तरीके से घर है। अगर ऐसे सोचेंगे तो कहीं भी कुछ गंदी होगी चीज़ें, हम लोग उसको, कोई गलत काम कर रहा है उसको करने से रोकेंगे तो ऐसी चीज़ें चलेंगी। तो बात की जा रही है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने खराब कर दी है, अब इनको रिस्टोर करने की जरूरत है, तब जाकर सिचुएशन जो है वो नॉर्मल होती हुई आप लोगों को नजर आएगी। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे टाइप के। थोड़ा सा अगर माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है। कोई भी अगर डाउट हो तो बताना जरूर, फिर उसको आने वाले टाइम में दूर करेंगे। और बाकी यार फीडबैक दे दिया करो, जैसा भी आप लोगों को लगता है ये लेक्चर अच्छा या बुरा आप लोगों को बता दिया करो। 1 सेकेंड लगती है उसको बताने में, ताकि ये यहाँ पर आप लोगों को इसके नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, क्योंकि यूट्यूब उसी के बेस पर बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करती है। और PDF हिंदी और इंग्लिश में लेक्चर की आप लोगों को मिल जाती है टेलीग्राम पर, जो भी टेलीग्राम मैंने दिखाया था। और इसी के साथ में ये नहीं है कि आंसर राइटिंग बिल्कुल बंद कर देनी है। जो क्वेश्चन देता हूँ एटलीस्ट एक क्वेश्चन आप लोग जरूर लिखते रहिए, ये इससे आप लोगों की प्रैक्टिस चलती रहेगी, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन आप लोगों का आंसर राइटिंग ही होगा। जो प्रीलिम्स की तैयारी करता रहता है ना, बस वो प्रीलिम्स की तैयारी करता है, कभी भी मेंस क्लियर नहीं हो पाएगा। आप लोगों को एक होलिस्टिक स्टडी लेकर चलनी है, तो इसलिए अपने टाइम को आप लोगों को ढंग से अपने हिसाब से लेकर चलना है। आप लोग अपने आप को टाइम के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, टाइम कोई मैनेज कर ही नहीं सकता है। 24 घंटे कैसे मैनेज कर लोगे, सबके पास में 24 ही घंटे हैं। अपने आप को मैनेज करना है आप लोगों को टाइम के हिसाब से,
कि आप लोग कितने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। और उसके लिए है SLV प्लानर, वो आप लोगों को अपने ऊपर फोकस देने का काम देगा, तो उसको आप लोग डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी न्यूज़ है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों का जो ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आप लोग बात करते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों के सिलेबस का भी बन जाता है। अभी यहाँ पर एक एनालिसिस किया गया, केरला का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा काफ़ी चौंका देने वाले आंकड़े जो हैं वो सामने निकाल कर लेकर आए। नॉर्मली जिस चीज़ को हम लोग काउंट भी नहीं करते हैं और यहाँ पर ये बोलते हैं कि हाँ ये तो कुछ बड़ी चीज़ नहीं होगी, पर लेकिन जब एनालिसिस किया गया तो ये पता चला कि सांप के काटने से जो लोगों की डेथ होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो और जानवरों की वजह से, यानी कि एलिफेंट की वजह से, वाइल्ड बियर हो गया या कोई भी और दूसरे टाइगर, लेपर्ड, दूसरे जानवर हो गए, उनके कंपेयर में सांप के काटने से सबसे ज़्यादा डेथ आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये पूरा का पूरा डेटा जो है ये आप लोगों के सामने इनके द्वारा खोल के रख दिया गया है। अगर बात करें 2016-17 में बोला गया कि 88 के करीब लोगों की जान गई यहाँ पर सांप के काटने से, और ये सबसे ज्यादा रहा 2018-19 में 123 के करीब लोगों की, यानी कि टोटल हाथी ने 12 लोग मारे। वाइल्ड जो देखिए आप लोगों को एक बात बताओ, यहाँ पर अगर और के कंपेयर में आप लोग कंपेयर करोगे ना, ये बहुत ही बड़ा नंबर है। यहाँ पर 88 जो है लोगों की जान गई, यहाँ पर आप लोग देखते हैं 104 लोग जो टोटल मारे गए, यहाँ पर 92 लोगों की जान गई, यहाँ पर टोटल 119 है, यहाँ पर 123 लोगों में 146 लोग आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। तो बाकी के जो भी यहाँ पर जो दूसरे जानवर हैं वो ना के बराबर यहाँ पर लोगों की जान ले रहे हैं। टोटल सांप के काटने से पिछले कुछ टाइम में लगभग 500 यानी कि 476 के करीब लोगों की जान यहां पर जा चुकी है। और ये हमारे देश में दुनिया का लगभग 50% आप लोगों को देखने को मिलेगा। याद होगा आप लोगों को, मैंने एक आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस किया था कि सांप की वजह से कितने सारे लोगों की जान जा रही है, और आप लोगों ने कईयों ने शेयर भी किया था कि सर हाँ हमारे घर के आसपास में भी यहाँ पर कई सारे लोगों की इसकी वजह से डेथ हुई है। तो ये बड़ा ही एक नॉर्मल सा फिनोमिना आप लोगों को देखने को मिलता है जो यहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो डर की वजह से मारे जाते हैं, सांप ने काट लिया, हाय राम सांप ने काट लिया, वो वाली कंडीशन है। आप लोगों ने कहानी सुनी है जो मैंने सुनाई भी थी शायद एक बार, कि एक इंसान था, वो एक नहीं जैसे किसी पर्टिकुलर से गांव में से गन्ने की जो बुग्गी होती है, जब जो गन्ना वगैरह डालने जाते हैं तो उसके ऊपर बैठा हुआ था, और वो उसके ऊपर एक पर्टिकुलर एक पेड़ के नीचे से वो निकला, बरगद के पेड़ के नीचे से, तो उसके ऊपर सांप ने काट लिया। तो उसको लगा पता नहीं क्या हुआ, कुछ चुभा हल्का सा, तो ठीक है आगे निकल गया। पर दूर खड़ा हुआ एक इंसान देख रहा था कि उसको पता चल गया कि इसको सांप ने काट लिया है, ठीक है, पर लेकिन उसको पता नहीं चला। तो यहाँ पर ठीक है वो इंसान गया, अपना काम धाम किया, सही चीज़, पर लेकिन उसको वो आदमी मिल गया कि यार तुझे कुछ हुआ नहीं, कि क्या हो गया, कि तुझे याद है कि तू जब वहाँ पे जा रहा था उस टाइम पर गन्ने वन्ने लेके, तुम्हें कुछ सर में लगा था उस टाइम पे, कि हाँ कुछ फील तो हुआ था, कह रहा सांप ने काटा था उस टाइम पर। तो वो उस चीज़ से इतना घबराया कि उसकी वहाँ पर डेथ हो गई। यानी कि इंसान जो है वो डर से ज़्यादा मर जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर कोई एक सिचुएशन क्रिएट होती है। तो ये बातें भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है उनको नॉलेज नहीं होती है चीज़ों को टैकल कैसे करना है, तो वो चीज़ें भी आप लोगों को देखने को मिलती हैं। और ये खासकर जो हमारे जैसे देश हैं उनमें ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। इन सारी चीज़ों को हम लोग नेगलेक्ट लेवल पर लेकर चलते हैं कि काउंट ही नहीं करते हैं। तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और ऐसा नहीं कि सांप ही हम लोग को काट रहे हैं, जानवर ही हम लोग को काट रहे हैं, हम भी कहाँ कम छोड़ते हैं यार, इतने गलत तरीके से यहाँ पर हाथी के दांत काटना, वो सब चीज़ें, तो इंसान तो जानवर से भी ज़्यादा खतरनाक हो रखा है। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो दोनों में एक बैलेंस बनाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो ये काफ़ी एक ऐसा डेटा है जो कि कम से कम आप लोगों को पता तो होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ सिचुएशन देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर कहीं लिखने के लिए आए या फिर क्वेश्चन बने तो हल्का सा आइडिया आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं इसके बारे में। और इवन ये एथिकल इशू भी आप लोगों को देखने को मिलता है जब यहाँ पर इंसान जो है वो जानवरों को मारता है, ठीक है। उन्हें राजेश खन्ना की मूवी है हाथी मेरा साथी, आज एक इंसान ने जानवर की जान ली है, क्यों है सफेद संसार, जब कोई जानवर इंसान को मारे तो वैसी दुनिया में कहते हैं उसे सारे। यानी बड़ी शानदार मूवी है वो, और उसमें मतलब रोना आ जाता है जब हाथी की जान जाती है, वो वाली सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से आप लोग चीज़ों को थोड़ा समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आगे की बात करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। ये जो वीडियो है जिसमें 100 से भी ज़्यादा आप लोग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रैक्टिस के, ये वीडियो जो है सैटरडे को शाम को 7 बजे मैं डालने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से एंजॉय करनी है और इसको एज ए प्रैक्टिस के तरीके से आप लोगों को लेकर चलना है। इससे अपने आप को जज मत करने लगना कि यार प्रिपरेशन कैसी चल रही है, वो सब चीज़ें थोड़ा सा एनालिसिस करना है अपना, पर लेकिन डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। आप लोगों को जस्ट प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर ये वीडियो देखने को मिलेगी। पूरा महीने का जो जनवरी के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो यहाँ पर इसके कवर किए जाएंगे। और यहाँ पर लिखा वैसे यूपीएससी गया है, पर लेकिन हर एक एग्जाम में आप लोगों को फायदा पहुँचाएगी, क्योंकि करंट अफेयर जो है उसके ऊपर लिखा नहीं रहता है कि ये स्टेट पीसीएस का करंट अफेयर है, ये यूपीएससी का है।
टॉपिक को ऐसे कवर कर लो कि चाहे कहीं भी पूछा जाए आप लोगों का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो ये मेरा बेसिक पर्पज यहाँ पर रहता है। तो सही टाइम है 7 बजे, या फिर ऊपर नीचे करना हो तो आप लोग बता देना। वैसे मैं सोच रहा था सैटरडे को 7 बजे से, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन होने वाले हैं। तो लगभग आप लोग की मतलब एक तरीके से मतलब लगभग 10 बजे तक आप लोग की निपट जानी चाहिए, ठीक है। तो 2-2.5 घंटे की लगभग ऊपर ही होगा उससे। तो जिस तरीके से चीज़ें डिस्कस करेंगे तो इसमें टोटल 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे। तो बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिस आप लोगों की होने वाली है। स्टेट पीसीएस में भी आप लोगों को ये फायदा पहुंचाएगी, तो इसको आप लोग को अच्छे से एंजॉय करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा अच्छे से, ताकि कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में न रहे। ये एक आर्टिकल अभी रिसेंटली द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हुआ है यहाँ पर। इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि आप लोगों को सोचनी और समझनी भी चाहिए। बोला ये गया है इस आर्टिकल में कि रीडिंग एबिलिटी है जो स्टूडेंट्स की, वो बेकार हो गई है मोर देन द जो मैथ स्किल होती है। देखिए, मैथ जो है वो एक स्किल है और पढ़ना जो है वो एक एबिलिटी है। इनमें आप लोगों को डिफरेंस समझना पड़ेगा। मैथ्स इसीलिए लोग अक्सर जो इंटरेस्ट मैथ्स में रहता है उनका इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी रटना नहीं पड़ता है। आप लोग प्रैक्टिस करते हो और शानदार तरीके से आप लोग जो है अच्छे मार्क्स यहाँ पर लेकर आते हो। पर लेकिन जो रीडिंग वाली एबिलिटी है, आप लोग बुक पढ़ रहे हो, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आप लोग की जो एबिलिटी होती है वो अगर पढ़ना बंद कर दोगे तो कुछ टाइम में आप लोग अटकने लगोगे। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे जब आप लोग रनिंग करना स्टार्ट करते हो मॉर्निंग में, तो एक दिन रनिंग करी, 2 दिन रनिंग करी, 1 हफ्ता रनिंग करनी, उसके बाद में 1 दिन नहीं गए, अगले दिन जब जाओगे ना आप लोगों का शरीर खुद बता देगा कि कल आप लोगों ने रनिंग नहीं की है। ये तो उसकी बात होगी जो कि एक्सरसाइज के बारे में। सेम पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा जब आप लोग आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। रेगुलरली आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, अगर एक दिन आप लोग बिल्कुल भी पेन को टच नहीं करेंगे और उसके बाद में आप लोग पेन टच करेंगे 1 दिन के बाद में, 2 दिन के बाद में, आप लोग की उंगलियां तुरंत बता देगी आप लोगों की कि आप लोगों ने जो है 1-2 दिन से पेन टच नहीं किया है। ये फील किया होगा आप लोगों ने जो कि रेगुलरली जो प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये हमारा जो शरीर है ना, ये उन चीज़ों के लिए हैबिचुअल हो जाता है। तो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन जो रिपोर्ट है जो कि गांव वाले एरिया के लिए पब्लिश की गई यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें यहाँ पर ये सारी बेसिकली बातें अभी आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर जो स्टेटस जो रिपोर्ट के बारे में आप लोग यहाँ पर, जिसको ASER बोलते हो, सॉरी गवर्नमेंट नहीं, यहाँ प्रथम एनजीओ इसको पब्लिश करती है, ठीक है। तो प्रथम एनजीओ गवर्नमेंट इसका डेटा यूज करती है अपनी जो चीज़ों को इनहेंस करने में, इसके लिए पॉलिसी जो बेसिकली लेकर आती है, तो वो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। अभी कुछ डेटा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर इससे रिलेटेड कि कौन से राज्य पर क्या इंपैक्ट पड़ा है। एक लाइन यहाँ पर लिखी भी हुई है, क्वेश्चन भी आप लोगों से डायरेक्ट बन सकता है कि रीडिंग एबिलिटी में स्कूल के अंदर में गुजरात के अंदर में जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट बच्चों के ऊपर देखने को मिला, यानी कि गुजरात के अंदर में जो बच्चों का जो रीडिंग एबिलिटी है वो सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ। ये बात यहाँ पर इसके अंदर में बोली गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये बोला गया कि क्लास जो 8th में जो स्टूडेंट हैं वो रीड कर रहे थे तो उनका लेवल यहाँ पर देखा गया। तो इसमें यहाँ पर आप लोग देखते हैं कौन कौन सा राज्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में फिर यहाँ पर बात की जा रही है जो अलग अलग बेसिकली यहाँ पर 8th स्टैंडर्ड के बारे में बात की जा रही है जो रीड कर सकते हैं सेकंड लेवल की टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर 2018 के कंपेयर में 22 को कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में अगर बात करें यहाँ पर तो एक तरीके से उसके बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है रीडिंग स्टैंडर्ड के बारे में, 2018 का काउंट किया गया यहाँ पर, ये आप लोग देखते हैं परसेंटेज वाइज। और यहाँ पर स्किल के बारे में बात की जा रही है, तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं जैसे मैथ की स्किल हो गई। तो ये अलग अलग डेटा जब निकालकर एनालिसिस किया गया यहाँ पर, ये सारा डेटा प्रथम एनजीओ निकालकर लेकर आती है और जब सरकार के सामने रखती है तो सरकार को पता चलता है कि कहाँ कहाँ पर कमियां रह गई है और कहाँ कहाँ पर चीज़ों को इंप्रूव करना है। तो उससे रिलेटेड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एजुकेशन के बारे में एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि एजुकेशन जो है वो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ पर आती है, तो वो कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची के अंदर में आप लोगों के लिए आती है। तो इसको लेकर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। कई बार कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं तो माइंड में कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए रीडिंग स्किल जो है और प्रैक्टिस जो है आप लोग रेगुलर करते रहा करो, क्योंकि अगर आप लोग छोड़ोगे तो ये आप लोगों की भी जो है कमजोर होती है यहाँ पर नजर आएंगी, ठीक है। आप लोग ही क्या रहे हैं इस सर्वे की जो ये डेटा है, आप लोग इससे सहमत हैं या फिर नहीं है। तो एजुकेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो वहां पर आप लोग इस डेटा को यूज कर सकते हैं। कुछ डेटा है, ये कई सारे आर्टिकल थे जो मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर करूं। ऐसा ही एक डेटा यहां पर निकल कर आया है 2022 में जो ट्रायल कोर्ट है उनके द्वारा मैक्सिमम डेथ सेंटेंस जो है वो इंपोज किए गए यहाँ पर इन 20 साल में, अगर आप लोग काउंट करोगे।
यानी कि अगर बात करें जो लोअर कोर्ट होते हैं वो यहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर फिलहाल डेथ सेंटेंस यहाँ पर दे रहे हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है जो प्रिजनर हैं एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर फेस कर रहे हैं। डेथ पेनल्टी जो है सेशन कोर्ट के द्वारा यहाँ पर दी जा रही है और इसमें गुजरात जो है वो अभी टॉप पर निकल कर आया। गुजरात सबसे ऊपर है यहाँ पर, यूपी दूसरे नंबर पर है और झारखंड तीसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा और फिर नीचे यहाँ पर बिहार निकल कर आ रहा है। यानी कि गुजरात है पहले नंबर पर, यूपी आप लोगों को दूसरे नंबर पर देखने को मिलेगा और फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा झारखंड। तो इस तरीके से ये वी शेप में आप लोग उल्टा कर लेना इसको, ठीक है। तो ए सोच सकते हैं ए शेप में, या फिर यहां पर ये राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा डेथ पेनल्टी यहां पर देखने को मिली रिसेंटली। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कहीं ना कहीं डेथ पेनल्टी, हालांकि फांसी की सजा जो है बहुत ही कम लोगों को मिलती है क्योंकि मैक्सिमम लोगों को जो है आगे चलकर किसी को कमिटेड कर दिया जाता है, किसी को एक्विटेड कर दिया जाता है, देखिए प्रेसिडेंट के पास में जाकर गुहार लगाते हैं। तो मैक्सिमम की जो डेथ पेनल्टी है उसकी लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दी जाती है। ये चीजें आप लोगों ने अक्सर देखी होगी। तो नेशनल स्टैटिक जो यहाँ पर बेसिकली रिपोर्ट है, उस एनुअल जो स्टैटिक्स जो रिपोर्ट है यहाँ पर खासकर एनसीआरबी के द्वारा जो चीजें प्रस्तुत की जाती हैं वो तो आप लोगों को पता है, पर यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर डेटा है जिसको आप लोग एनुअल स्टैटिक्स रिपोर्ट बोल रहे हो, ये एनसीआरबी के द्वारा पब्लिश नहीं की गई है, ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा यहाँ पर ये डेटा इकट्ठा किया गया है। तो ये काफ़ी रिपोर्ट जो है ये एक कई सारे जो इसके ऊपर आर्टिकल्स भी आ रहे थे कि हाँ क्या दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो गुजरात में अभी जो है ये पर्टिकुलर मुद्दा जो है सबसे टॉप पर आप लोगों को यहाँ पर नजर आया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे आर्टिकल हैं जिनका डेटा का हल्का सा आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। आप लोगों से पूछ बैठे अगर तो आप लोग इसको कैसे देखते हो, ठीक है। एक और ऐसा ही आर्टिकल आप लोगों को बता देता हूं जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि इनके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। रिसेंटली कोविड-19 के टाइम पर आप लोगों को पता है कि देश के अंदर में काफी लार्ज स्केल पर इन्फ्लेशन रहा। तो उस इन्फ्लेशन की वजह से हमारे देश में नहीं इंटरनेशनल लेवल में भी आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिली। तो उसी को चलते यहाँ पर कई सारी बड़ी बड़ी कंपनी ऐसी है जिन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है अपनी बेसिकली पर्टिकुलर कंपनी में से एक बोल सकते हो कि आप लोग फायर किया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे लोगों को, अल्फाबेट जो कंपनी है जो कि गूगल की पापा कंपनी है उसके द्वारा 12,000 लोगों को, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 10,000 लोगों को, मेटा जो फेसबुक 11,000 लोगों को, अमेजन के द्वारा 18,000 लोगों को, इतने सारे लोगों को जो है इनके द्वारा फायर कर दिया गया। परसेंटेज में देखो तो 6%, 5%, 13%, 6%, मतलब इतने सारे लोग जो हैं वो इन्होंने यहां से निकाल दिए। तो इससे समझ सकते हैं कि इतने सारे लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए। ये सिचुएशन आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हायरिंग और फायरिंग की बात यहां पर की जा रही है, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने हायर नहीं किया है, हायर भी यहां पर किया है। अगर देखो अमेजन ने हायर किया, अगर बात करें 2022 में भी लगभग उतना ही किया जितना 2021 में था। अगर यहां पर देखोगे तो मेटा ने तो काफी सारे लोगों को हायर किया क्योंकि इसके द्वारा और भी बहुत सारी चीजें स्टार्ट की गई। नहीं अल्फा जो है इसके द्वारा भी, अल्फाबेट जो गूगल की है उसके द्वारा भी काफी लोगों को हायर किया गया और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भी हायर किया गया। तो यानी कि आप लोग यहां पर बोल सकते हैं कि उन लोगों को यहां पर निकाला गया होगा जो कि अप टू द मार्क नहीं होंगे, जिनकी रिक्वायरमेंट जो है वो एक तरीके से फुलफिल नहीं कर पा रहे होंगे यहां पर चीजों को, उन लोगों को यहां पर निकाला गया। तो ये समझ सकते हैं। तो कोरोना वायरस का पैंडेमिक का इंपैक्ट जो स्लो इकोनॉमी हुई है वो तो आप लोग जानते हैं, पर अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया जैसे, ठीक है, ये सारी जो मशीन लर्निंग हो गया, जो आप लोग आज के डेट में जो नई नई जो भी सिस्टम निकल कर आ रहे हैं आजकल आप लोग देखते हैं इलोन मस्क जो है नेक्स्ट लेवल पर खेल रहा है बंदा, ठीक है। तो वो सारी नॉलेज इस इंसान को होगी तो वो तो अच्छे से वहां पर स्टैंड कर पाएगा, पर लेकिन अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। आप लोगों को एक बात बताऊं, अगर आज की डेट में आप लोगों को मौका मिलता है कोई भी नई स्किल सीखने का तो पीछे मत हटना, वो कहीं ना कहीं स्किल जो है वो आप लोगों के काम आ ही आ जाएगी। जैसे मैं अभी देखता हूँ बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने फिलहाल सीवी भेज रहे हैं कि सर हम पीपीटी बनाना जानते हैं, कुछ काम हो तो सर बता देना, ठीक है। तो अभी एक बंदा था जो कि बेसिकली वो क्या कर रहा था, वो एडिटिंग काफ़ी अच्छी कर रहा था। तो उसने एक वीडियो भेजी एडिट कर कई सारी वीडियो भेजी, उसने शॉर्ट्स वीडियो एडिट भेजी। तो एक पर्टिकुलर चैनल है वो पूछ रहा था कि सर कोई है क्या, तो मैंने उसको रिकमेंड कर दिया। तो फिलहाल उसने उसको रख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्किल आप लोग की होती है ना तो आप लोग कहीं पर भी अपना 1-2 हज़ार रुपये 4-5 हज़ार रुपये अपना पॉकेट मनी निकाल सकते हो, कम से कम घर पे बैठे बैठे। तो स्किल सीखने का मौका मिले, पीपीटी पर काम करना हो गया या कोई भी जो भी छोटी स्किल है, या टीचिंग भी आज के डेट में लोग घर से बैठ के आराम से कर ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें कैसे कर पा रहे हो, क्योंकि कोई ना कोई टाइम दिया है आप लोगों ने और आप लोगों को उसके बारे में नॉलेज है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मुझे सेंड करते हो तो उसके सामने उसके लिख दिया करो सीवी है आप लोगों का, ठीक है। क्योंकि कोई भी अगर पूछता है तो मैं बता देता हूं कि हाँ यार ये बंदा है, आपका सीवी फॉरवर्ड कर देता हूं, आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। जैसे कई सारे बच्चों ने अभी यहाँ पर कई सारे लोग ज्वाइन किए हैं, तो studyloverveer@gmail.com पर आप लोग सेंड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर आप लोग की स्किल लगती है या कोई आप लोग का जान पहचान वाला है जिसके पास में स्किल है, कोई टीचर भी है अगर लग रहा है कि अच्छा पढ़ा रहा है,
ठीक है, उसको अभी फिलहाल के टाइम पर अगर कुछ इस तरीके से चाहिए तो कई सारे मेरे पास में आते रहते हैं कि सर हमारे यहाँ पे पढ़ाना है क्या, तो मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था, तो आप लोग सेंड कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये है कुछ बातें, हायरिंग फायरिंग चलती रहती है। अगर आप लोग स्किल्ड पर्सन हो और आप लोग इतने स्किल हो कि सामने वाला जो है एक तरीके से कुछ भी कर ले, पर लेकिन आप लोग की स्किल पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता है, तो भाई साहब फिर मुझे एपीजे अब्दुल कलाम सर की कोटेशन याद आती है कि डोंट पोल्यूट योर ड्यूटी, इफ यू विल पोल्यूट योर ड्यूटी एवरीवन विल सैल्यूट यू, बट इफ यू विल सैल्यूट योर ड्यूटी, तो कोई भी आप लोगों को बेसिकली किसी भी तरीके से नीचा नहीं दिखा सकता है। ठीक है, तो हर एक इंसान जो है आप लोगों को सैल्यूट करेगा फिर उस टाइम पर। ठीक है, तो अपनी ड्यूटी को सैल्यूट करो, उसको पोल्यूट मत करो, अपने आप में आलस मत रखो अपने काम को करने में, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो कोई आप लोग काम कर रहे हो, उसमें आप लोग को पीछे नहीं हटना है। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन वरना झेलनी पड़ जाती है फिर। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। कोई डाउट होगा तो बताना, उसको दूर किया जाएगा फिर। ओके, अगर आप लोग पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन इन सब के शौकीन हैं और बड़ी ही फ्रिक्वेंटली आप लोग इन चीज़ों को खाते हैं, तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए है। ठीक है, ये टॉपिक आप लोगों को डेडिकेटेड है। ये है डाउन टू अर्थ मैगजीन, जो कि बहुत ही अच्छे आर्टिकल लिखती है। इसके द्वारा यहाँ पर पूरा एनालिसिस किया गया और इसके ऊपर कई सारे न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल पब्लिश हुए थे कि WHO के द्वारा ये बोला गया कि 5 बिलियन के करीब जो लोग हैं दुनिया में आज की डेट में, वो ट्रांस फैट यूज कर रहे हैं। और ट्रांस फैट जो है वो दुनिया भर की दिल की बीमारी इंसान को जो है वो लगाता है। यानी कि ये एक ऐसा फैट है जो कि शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, पर फिर भी जाने और अनजाने में हम लोग इसका इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। ये बातें यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है। क्या मुद्दा है पूरा, मैं आप लोगों को पूरा समझाऊंगा। ये रिपोर्ट क्या कहना चाह रही है, ट्रांस फैट क्या होता है, इसके बारे में कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो जीएस पेपर 2 के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हेल्थ जो है वो किस लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट, ये आप लोग बताइए। संविधान के 7वें शेड्यूल की बातें कर रहा हूं। तो 5 बिलियन के करीब जो लोग हैं वो हार्मफुल चीज़ों को यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग कहीं पर भी जाते हैं, कहीं किसी मॉल में जाते हैं, कहीं किसी बाहर बेकरी में जाते हैं, किसी आप लोग बेसिकली रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, आप लोग एयरपोर्ट पर जाते हैं, बड़े अच्छे तरीके से सजाकर इनको रखा जाता है। क्या आप लोग को पता है कि ये अगर ढंग से घर में आप लोग कोई भी ऐसा सामान बनाएंगे तो वो 24 या फिर 48 घंटे के अंदर उसके अंदर से बांस आने लगती है। मतलब ऐसा लगता है कि भाई साहब उसको कुत्तों को फेंक दो, मतलब कुत्तों क्यों फेंके भाई साहब, कुत्ता मर जाएगा खा के, मतलब उसको डस्टबिन में फेंक दो, ये सब होना चाहिए। ठीक है, तो मुद्दा क्या है, मुद्दा यहाँ पर यह है कि ये इतने लंबे समय तक यहाँ पर कैसे रखे रहते हैं। तो इनको प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि ये लंबे समय तक चल सकें। ये एक तरीके से प्रिजर्वेटिव फैट होते हैं, एक तरीके से इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं। तो ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई ना कि चीज को जितनी उसकी सेल्फ लाइफ होनी चाहिए उसके ज्यादा उसको बढ़ाया जा रहा है, उसके साथ में कुछ ना कुछ तो वो इंपैक्ट डालेगा। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जो कि सही नहीं है और उसका इस्तेमाल जो है वो दबा कर किया जाता है। ठीक है, तो इन्हें कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है वो सेहत के लिए बिल्कुल भी यानी कि कतई अच्छा नहीं है। तो ये बातें आप लोग समझ सकते हैं। मैं आप लोगों से कुछ बातें करता हूं ताकि आप लोग यहाँ पर समझ सकें थोड़ा सा। ट्रांस फैटी एसिड या ट्रांस फैट जो आप लोग बोल रहे हैं ये काफी ज्यादा खतरनाक आप लोगों को देखने को मिलता है और बोला जा रहा है कि ग्लोबली यानी कि पूरी दुनिया में इसकी वजह से 5 लाख के करीब जो डेथ हैं वो पर ईयर आप लोगों को देखने को मिलती हैं ओनली ट्रांस फैट की वजह से। यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में ट्रांस फैट जो है वो इंसान को यहाँ पर बर्बाद करता हुआ नजर आता है। पर लेकिन जिसको हम लोग यहाँ पर ट्रांस फैटी एसिड बोलते हैं ये भी आप लोग को 2 तरीके का देखने को मिलेगा। एक को बोलते हैं बैड और दूसरे को बोलते हैं गुड। यानी कि अगर बात करें, अगर यहाँ पर जैसे ट्रांस फैटी एसिड जो यहाँ पर जो LDC जो है अगर इसका लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बैड कहलाता है। पर लेकिन अगर HDL का लेवल बढ़ जाता है, इनके बारे में भी बात करूंगा, ये एक गुड फैट कहलाता है। जैसे बिल्कुल ऐसे ना टेररिज्म, बैड टेररिज्म और गुड टेररिज्म। ठीक है, हालांकि उसके साथ में इसको कंपेयर नहीं करना है, पर मैं आप लोगों को फिलहाल समझा रहा हूं, समझने के लिए आप लोग देख सकते हैं। इंडस्ट्रियली जो प्रोड्यूस ट्रांस फैट होता है वो बेकरी जो भी आप लोग सामान खाते हैं या फिर कोई भी फ्राइड प्रोडक्ट आप लोग यूज कर सकते हैं जैसे पिज्जा और चाउमीन वगैरह, या प्री पैक्ड कोई भी मटेरियल होता है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। एक तो ये मुद्दा आप लोगों को पता होना चाहिए कि उनकी जिंदगी बढ़ जाती है, लंबे समय तक वो पड़े रहेंगे गोडाउन में, कुछ नहीं बिगड़ेगा उनका। दूसरी खतरनाक चीज क्या है, वो ये है कि जो सही फैट होता है जो कि इंसान के शरीर को मिलना चाहिए वो होता है महंगा, और ये ट्रांस फैट बनता है सस्ता। तो सस्ते के चक्कर में आप लोगों को दबाकर ये चीजें खिलाई जाती हैं। ऑयल जो होता है एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, उसमें से एक बार चाउमीन बन गई, उसमें से एक बार बर्गर बन गया, बराबर उसमें से फिर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा उसी को इस्तेमाल किया जाता है।
तो ये खतरनाक लेवल का माहौल क्रिएट कर देता है। ऐसा बोला जा रहा है कि इसकी वजह से कई सारे लोगों को कैंसर भी होते हैं। पर लेकिन अगर आप लोग जाओगे ना किसी मॉल के फूड कोर्ट में जाकर आप लोग देखना एक बार, भाई साहब ढंग का मॉल होगा तो वहां पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी आप लोगों को, ये कंडीशन है। और अगर जो स्टडी के बारे में बात करें तो दिल्ली के अंदर में स्टडी करके यहां पर ये पता चला कि 25% जो यहां पर आज की डेट में जो भी स्नैक्स हैं जो भी मार्केट में रखे हुए हैं उनमें सब में ट्रांस फैटी एसिड आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि खतरनाक है। ये दिल की बीमारी के लिए, जो लोग कहते हैं ना दिल की बीमारी हो गई, छोटे छोटे बच्चों को प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उनको बचपन से ही चिप्स खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। ये चिप्स चलते रहते हैं आराम आराम से शरीर के अंदर में चलते रहते हैं, ये एक्यूमुलेट होता रहता है इसका ट्रांसपोर्ट बॉडी के अंदर में, और कई बार आप लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि आंतों में चीजें चिपकती रहती है, तो पेट की प्रॉब्लम हो रही है आगे चलकर, किसी को यहाँ पर दिल की बीमारी हो गई, तो ये सारी कंडीशन यहीं से निकल कर आती है। और हम लोग क्या है मजे मजे में, अरे बेटा अरे चलो रहा है इसको चिप्स खिला दो, तो वो वाली चिप्स आप लोग खिला नहीं रहे, उसको बर्बाद कर रहे हो। जो चीजें उनका टेस्ट कैसा बनाया गया है, टेस्ट उनका ऐसा बनाया गया ताकि आपकी जीभ जो है वो लपलपाए इनको देखते ही कि हाँ वाह क्या मजा आ गया भाई साहब, बस एकदम मुंह में पानी आ गया सुनते ही बर्गर, ओ तेरी की, ओ पिज्जा, ओ यार, ये सारी चीजें। तो ये बाकायदा टेस्ट कर कर इस तरीके से बनाए गए हैं ताकि इंसान जो है इनके पास में जाते ही नाक में महक आ जाती है। कि एक बार जा रहे थे हम लोग, कई बार एक बंदा है जिसको पिज्जा खाना बहुत पसंद है, भाई साहब वो बाहर से निकला, कोई पर्टिकुलर सा डोमिनो क्या था, कह रहा कि ओए भाई पिज्जे की खुशबू आ रही है भाई। मैंने कहा बहुत बढ़िया, इसको पिज्जा खिलाओ पहले, और काम बाद में करेंगे। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होता है ये भी दो तरीके से निकल कर आता है, नेचुरल तरीके से भी ला सकते हैं और इसको इंडस्ट्रियल से भी आप लोग लेकर आ सकते हैं। जो फैट है ये कई तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे ट्रांस फैट जो होता है ये हाइड्रोजनेटेड एक तरीके से जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, या फिर जो फैट होता है जो केक होता है उनमें आप लोगों को ये देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सैचुरेटेड फैट जो होता है इसके बारे में अगर बात करें तो वेजिटेबल फैट और एनिमल फैट देखने को मिलता है, और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबके उदाहरण आप लोगों के सामने है, जैसे तो ये आप लोगों के सामने यहाँ पर सारे के उदाहरण आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये अनसैचुरेटेड फैट जो होता है यहाँ पर खासकर ये काफ़ी अच्छी कैटेगरी में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि एक तरीके से ये काफ़ी कम नुकसान आपकी देह को पहुँचाएगा, जिसमें आप लोग बादाम वगैरह, ये एवोकाडो के ऑयल वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ बातें मैं आप लोगों को अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं यहाँ पर, जैसे जो नेचुरली आते निकल के काउ से आ गया, सेप से आ गया, जो एक तरीके से ये इस तरीके के होते हैं जो आप लोगों को फैट देखने को मिलते हैं, ये आप लोग बोल सकते हैं नेचुरली इनके प्रोडक्ट में से निकाले जाते हैं। पर लेकिन इंडस्ट्री में से जो प्रोड्यूस किया जाता है वो एक तरीके से पार्सली हाइड्रोजनेटेड होता है, यानी कि वो खतरनाक चीज होती है, अगर शरीर के अंदर जाएगी तो वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। इसीलिए अगर आप लोग फैट में भी यहाँ पर इसको देखोगे तो ट्रांस फैट तो बिल्कुल ही यूज नहीं यहाँ पर करना है, जो कि यहाँ पर एक गलत तरीके का आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है। सैचुरेटेड फैट भी ज्यादा बॉडी के लिए अच्छा नहीं रहता है, पर अनसैचुरेटेड जो फैट होता है ये आप लोग एक बार को इस्तेमाल कर सकते हो, ये यहाँ पर आप लोग बातें समझ सकते हो, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनका इस्तेमाल किया जाता है तो ये भाई साहब सबसे बड़ी बात क्या आप लोग खुद सोचो, अभी हम लोग कह रहे हैं कि मैरिटल रेप जो है उसको क्या कर देना चाहिए, उसको क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। यानी कि एक तरीके से शादी के साथ में जब इंसान जो है विवाहित जिंदगी जी रहा होता है, उनकी बीच में रेप है या फिर वो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, इसको डिसाइड कैसे करेंगे एक बंद कमरे के अंदर की जब बात हो रही है यहाँ पर। ऐसे ही अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर रसोई के अंदर में जाकर कोई प्रोडक्ट बना और वो प्रोडक्ट सर्व कर दिया, वो खत्म हो गया, तो ये आसान नहीं है। हर गली के, हर नुक्कड़ के, हर चौराहे पर आप लोगों को ये चीज देखने को मिलती है, क्योंकि काफी सस्ता होता है और ये काफी लंबे समय तक टिका रहता है, तो इसको दबाकर यूज किया जा रहा है हर एक लेवल पर। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि लोगों को अवेयर करना एक आसान सॉल्यूशन है, एज कंपेयर टू जाके चीजों को सीज करना, इनको रोकना, इस तरह की चीजों को रोकना। वो भी काम करना चाहिए कि हाँ भाई साहब टेक्निकल एक्सपर्ट कहाँ से रख लेंगे, आप लोग खुद बताओ। अगर मान लीजिए कोई छोटी सी कोई बेकरी खुली है, जैसे तैसे जुगाड़ लगाकर उसने वो बेकरी खोली है, और वो क्या करेगा, उसने इधर उधर से बातें सीखी और फिर अपना काम जोड़ा और स्टार्ट कर दिया मुद्दा। तो इसको एक तरीके से अलग अलग लोगों को जाकर रेगुलेट करना इसको बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कहाँ कहाँ पर जाकर कैसे कैसे चेक करोगे। मूवी देखिए, जो मूवी मैंने आप लोगों को बोला था साउथ इंडिया की जो मूवी है, जो कि जगन रहता है, मतलब फूड कमिश्नर ऑफ इंडिया, किसने देखी है वो मूवी, और जिसने नहीं देखी है वो जरूर देखना एक बार, आप लोग समझ जाओगे कि लेवल क्या है आज के डेट में। जो दूध आप लोगों के पास में आ रहा है, जो ब्रेड्स आप लोगों के पास में आ रही हैं, जो दालें आप लोग खा रहे हैं, मतलब किस लेवल पर उनके अंदर मिलावट होती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उठा ले भगवान, हम है क्यों यहाँ पे वो वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है। और आज की डेट में जैसे जैसे हमारे देश में एक टाइम था जब ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, सब घर में रहा करते थे, खाना बना करता था, आराम से बैठ के खाया करते थे,
अब न्यूक्लियर फैमिली है, एक एक इंसान कहीं रह रहा है, दूसरा कहीं पे रह रहा है, तो घर में खाना बनाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। अभी मैं आप लोगों को बताऊं, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पर मैं एक जगह रूम लेकर रहता था, तो वहाँ पर जो एक आंटी थी वो खाना बनाया करती थी। तो जो आंटी थी बेसिकली क्या था, उनकी आंटी का बेटा था, ठीक है, और वहाँ पर अंकल जो थे वो बाहर रहा करते थे। तो जैसे कि मैं कभी बाहर चला गया, मैं वहाँ पे हूँ नहीं, तो वो खाना नहीं बनाते थे कई बार, ठीक है। तो बोले कि ऐसा लगता है कि दो के लिए क्या ही खाना बनाए, मतलब कि खा ले इधर उधर से जुगाड़ करके, इधर उधर से लेके। मैं आता तो खाना बनता था। तो इन्हें कहने का मतलब यहाँ पर है कि आप लोग खुद सोचो, जब घर में बंदे कम होते हैं, इंसान कम होते हैं, ये भी एक रीजन बन गया है कि बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है। अब जब मान लीजिए घर में 15 बंदे हैं, 15 का बाहर से ऑर्डर करेंगे तो पॉकेट पर इंपैक्ट पड़ेगा। पर लेकिन अगर घर में कुल मिलाकर 2 ही बंदे हैं, अरे यार क्या बनाना है, अब इतना सारा जुगाड़ जोड़ना पड़ेगा, चल बाहर से मंगा लेते हैं। ये आप लोगों ने भी चीज नोटिस की होगी है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बन गया है जो हमारा चेंजिंग कंज्यूमर हैबिट आज के डेट में, और खासकर टेस्ट का प्रेफरेंस। इंसान हेल्थ के लिए, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो हेल्थ के लिए जीते हैं आज के डेट में। पेट भरने के लिए खाते हैं, बस इस टाइम पर पेट भर जाए, वो वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। कुछ कंट्री हैं जहाँ पर चीज़ों को रेगुलेट किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, पर लेकिन हमारे जैसे देश में अगर बात करें तो लोगों को अवेयर कराना ज़्यादा बेटर है एज कंपेयर टू इन चीज़ों को रेगुलेट करना। पर लेकिन दोनों को अगर पैरेलल में लेकर चलेंगे तो वो अच्छा सोल्यूशन होगा, मुझे तो ये लगता है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बताइए। क्या गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव कर रखे हैं इसके बारे में स्टार्ट, तो वो भी बात करूंगा। पहले कुछ और मुद्दे मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं ताकि आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए इस रिपोर्ट के बारे में। आज की डेट में अगर बात करें, जैसे मैंने बताया, लगभग आधे मिलियन के करीब लोग जो हैं ये इस पर्टिकुलर मुद्दे की वजह से यहाँ पर अपनी बीमारी की वजह से, उनकी हार्ट अटैक की वजह से जान जा रही है हर साल। और इसमें से कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो कि यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे से इंप्लीमेंट करके चल रही हैं, और बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ही बुरी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। बोला जा रहा है कि 16 कंट्री में से 9 कंट्री ऐसे जहाँ हाईएस्ट एस्टिमेटेड प्रमोशन आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर हार्ट डिजीज का, जिसकी वजह से लोगों की डेथ होती है। उसमें ऑस्ट्रेलिया भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। उसमें कई सारी जो कंट्री है जैसे इजिप्ट हो गया, ईरान हो गया, ये वाली आप लोगों को यहाँ पर देश आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऐसे यहाँ पर भूटान के अंदर भी यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली। नेपाल और पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इन रीजन में भी आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ें नजर आएंगी। यानी कि 16 में से 9 कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर कंडीशन जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर देखने को मिलती है जब इस फैक्ट के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। पर लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं, जैसे यूएसए में अगर आप लोग जाओगे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। यूरोप के कुछ देशों में जाओगे आप लोग, यूके में, फ्रांस में, इनमें, तो इनमें भी काफ़ी ज़्यादा तरीके से चीज़ों को जो है वो रेगुलेट किया जाता है। इनकी हेल्थ कॉन्शियस है यहाँ पर, और इनकी फूड रेगुलेटरी बॉडी जो है वो काफ़ी अच्छे से काम करती है, यहाँ पर नजर आती है। अगर हम लोग बातें WHO की करें तो बोलता है कि 100 ग्राम में 2 ग्राम अगर है ट्रांस फैट तो चल जाएगा, पर लेकिन देखने को मिलता है कहीं 10 तो कहीं 12, तो ये कंडीशन यहां पर निकल कर आती है जो कि सिचुएशन को खराब कर देती है। अगर बात करें तो यहां पर इन प्रोडक्ट पर बैन किया जा सकता है जहां पर यूज किया जा रहा है पार्सनली हाइड्रोजनेटेड ऑयल, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स में। पर लेकिन जाके चेक कौन करेगा कि ये रियलिटी में हो रहा है, और अगर चेक भी कर लिया तो कई जगह आप लोगों को देखने को मिलता है करप्शन इतना ज्यादा है कि ठीक है 5-7 हज़ार रुपए दो और फिर इंजॉय करते रहो। अब वो इंसान जो है वो उधर को झांकेगा भी नहीं आके। तो ये सिचुएशन है, मैनुअली चीजें जब चलती हैं तो कुछ ऐसी कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो WHO ने जो यहाँ पर बातें बोली हैं उसको अगर ढंग से इंप्लीमेंट करेंगे तो ही हम लोगों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, वरना 3 बिलियन के करीब लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को झेल रहे हैं बहुत ही तकड़े तरीके से, और ये काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डाल रही है। ये खुद इस रिपोर्ट के अंदर में सारी की सारी बातें बताई गई हैं जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। हमारे देश में क्या कोई इनिशिएटिव नहीं है? आप लोगों को खुद पता है, मैंने कई सारे इनिशिएटिव डिस्कस किए थे। ईट राइट मूवमेंट, स्वच्छ भारत यात्रा, इसी को लेकर लोगों को, ताकि इसके बारे में एक तरीके से क्या किया जा सके, लोगों को अवेयर कराया जा सके। हार्ट अटैक रिवाइंड, इसके बारे में यहाँ पर 30 सेकंड का पब्लिक सर्विस, ये अनाउंसमेंट भी कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है कई सारी लैंग्वेजेस में। इवन मूवीज देखने आप लोग जाते हैं, उसके स्टार्टिंग में आप लोगों ने ऐड देखे होंगे स्मोकिंग को लेकर। भाई साहब वहां से निकलते लोग कई सारे बाहर स्मोकिंग करते हुए नजर आते हैं। तो ये भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। जब तक खुद की जिंदगी पर आकर चीजें नहीं पड़ती हैं तब तक इंसान नहीं सुधरता है। ये सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भी यहां पर बोला गया कि ट्रांस फैट, ये जनवरी 2022 की बातें हैं, जब मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि 2% के लेस देन यहां पर ट्रांस फैट जो होना चाहिए, और ये सिस्टमेटिक वे में हमारे देश में इसको रेगुलेट भी किया गया है। पर लेकिन गवर्नमेंट ने तो बोल दिया भाई साहब कागज में, अच्छा ये होना चाहिए वो होना चाहिए। इन रियलिटी ग्राउंड लेवल पर जाकर कौन चेक कर रहा है कि हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? तो इसके चलते ग्लोबल लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक प्रॉपर इनिशिएटिव है जिसको आप लोग बोलते हैं यहां पर REPLACE, रिप्लेस।
यानी कि रिव्यू करो कि यहां पर ऐसी चीजें देखने को मिल रही है, प्रमोट करो अच्छी चीजें जो आप लोग यहां पर कर सकते हैं, उनके लिए कानून बनाओ, लोगों को उसके बारे में मॉनिटर भी करो आप लोगों यहां पर कि कैसे कैसे चीजें चल रही हैं, क्रिएट करो यहां पर किस तरीके से पॉलिसी वगैरह, अवेयरनेस वगैरह, और फिर उनको इन्फोर्स भी करो आप लोग यहां पर। तो इसके चलते ग्लोबल लेवल पर ट्रांस फैट को एलिमिनेट करने के लिए रिप्लेस प्रोग्राम के बारे में अगर पूछे कि किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए है यहां पर, तो ये इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो रिव्यू करना है, प्रमोट करना है, लिस्टलेट करना है, असेस करना है, क्रिएट करना है और एनफोर्स करना है। तो यानी कि प्रॉपर कानून बनाकर उसको इन्फोर्स करो और लोगों को कहीं ना कहीं के बारे में अवेयर भी कराओ पैरेलल में, ताकि सिचुएशन जो है वो कंट्रोल की जा सके। वरना इनके लिए किसी वायरस की जरूरत नहीं पड़ रही है, कोई कोरोना आएगा या कोई महामारी आएगी उसकी वजह से इन लोगों की जान जाएगी, नहीं, ये लोग ऐसे ही निकल जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा यार ये इंसानों की डेथ क्यों हो रही है। हार्ट अटैक की वजह से मर गया, किसको पता चला क्यों मर गया? पता थोड़ी ना कि ट्रांस फैट बैठा था उसके पूरे शरीर के अंदर में, उसकी वजह से डेथ होगी, नहीं यार हार्ट अटैक की वजह से मर गया, अरे उम्र हो चली थी। ये कंडीशन आप लोगों को फिर देखते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। और वैसे इसके बारे में क्वेश्चन ही पूछा है तो आप लोग देखते हैं यहां पर कि वाई ट्रांस फैट आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, डिस्कस द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इट। तो आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, अगर कल को 1 मार्कर में आप लोगों से कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आइडिया आप लोगों को यहां पर रखना है। यूपीएससी के द्वारा 2011 में यहां पर क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। बोला जा रहा है कि एक कंपनी मेकिंग फूड प्रोडक्ट, अब उसको एडवर्टाइज करती है आइटम को, ठीक है, तो डू नॉट कंटेन ट्रांस फैट के बारे में आप लोग देख सकते हैं। तो व्हाई डज द कंपेन सिग्निफाइज द कस्टमर। तो आप लोग यहां पर ये समझिए कि खुद यूपीएससी ने 2011 में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया, आज नहीं, बहुत पहले। जितनी बातें मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन की है उससे बिल्कुल आंसर आप लोग इसको कर सकते हो। ट्रांस फैट के बारे में बात की जा रही है, अगर कोई कंपनी कहती है कि स्पेशली कि भाई साहब हम ट्रांस फैट यूज नहीं करते, तो लोग वहां से खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या कहती है कि हम अपना जो खाना है उसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल जो है वो यूज नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, फूड जो प्रोडक्ट है वो आर नॉट मेड आउट ऑफ द एनिमल और फैट ऑयल्स, ऐसा कुछ बोला क्या इन्होंने? ऐसा नहीं बोला है, ठीक है। ऑयल जो है वो यूज किया जा रहा है, नॉट लाइकली टू डैमेज योर जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है जो ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि जो सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं वो आप लोग की दिल की जो एक तरीके से हालत को बेकार नहीं करेगा और अच्छा करेगा। तो आप लोग देखते हैं, था ये कॉमन सेंस का और एक अवेयरनेस वाला क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं। 2011 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब ये कि ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको बैठकर 2023 में, पर प्रॉब्लम कब की है? प्रॉब्लम आप लोग समझ सकते हैं बहुत ही पुरानी है। जब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा होगा इससे पहले भी इसका मतलब इसके बारे में प्रॉब्लम चल रही होगी और दिक्कतें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैट आप लोग देखते हैं यहां पर, ये होता है सैचुरेटेड फैट जो कि आप लोगों के सामने यहां पर, और यहां पर ये होता है ट्रांस फैट। तो ये तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। एक बार को सैचुरेटेड फैट चलो आप लोग ठीक है, पर लेकिन ये वाला तो आप लोगों को खतरनाक लेवल पर ले जाकर डालेगा। ये तो मतलब समझ सकते हैं कि बस क्या ही बोलूं कि अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बाहर से जो भी आप लोग खाते हैं चीजें, इससे अच्छा कि घर से 2 रोटी अपनी लेकर चले जाओ। बाहर अगर जाते हो तो घर का कुछ भी बना हुआ लेकर चले जाओ, आपको क्या पता कैसा ऑयल यूज कर रहा है सामने वाला, कब का आटा रखा हुआ यूज कर रहा है, क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो खतरनाक चीज आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आती है इसको लेकर, तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ट्रांस फैट के बारे में बोला गया कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो आता है आइदर नेचुरल और इंडस्ट्रियल सोर्स से, ठीक है। दूसरा यहां पर बोला गया कि इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस जो ट्रांस फैट है वो फॉर्म किया जाता है इन इंडस्ट्रीज प्रोसेस, जो एडिड जो यहां पर नाइट्रोजन और इसी के साथ में टू द वेजिटेबल ऑयल कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू सॉलिड, जिसकी वजह से पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ये PHO बेसिकली बन जाता है। ये बोलने की बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। तो यहां पर कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है आप लोगों को ये इनकरेक्ट है आप लोगों को बतानी है। ओनली 1, ओनली 2, 3, बोथ या फिर नन। तो सही जो गलत आंसर है वो आप लोगों को बताना है, यानी कि कौन सा इनकरेक्ट आंसर है ये आप लोगों को बताना है। नाइट्रोजन की हालांकि स्पेलिंग यहां पर गलत हो गई, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन नहीं यहां पर ऐड किया जा रहा है, हाइड्रोजन ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो आंसर बी जो है इनकरेक्ट है, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है यहां पर, ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने है यहां पर, ये हाइड्रोजनेटेड बेसिकली बात की जा रही है, ना कि नाइट्रोजन। तो थोड़ी थोड़ी सी स्टेटमेंट गलत कर आप लोगों से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, अगर माइंड में क्लैरिटी नहीं रहेगी तो क्वेश्चन को गलत कर आओगे। तो यह है बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन होगा तो वो आपको दूर करना है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और इससे रिलेटेड आप लोग देखते हैं कि बहुत सारी जो एक तरीके से न्यूज़ भी कई बार आती रहती है, आप लोगों को गवर्नमेंट भी कई बार अवेयर कराती रहती है, ईट राइट मूवमेंट चला रखे हैं, अच्छे स्टेशन जो है उनको एक तरीके से स्टार दिए जा रहे हैं ताकि आप लोगों का खाना जो है वो स्वस्थ बनाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग लिखने की कोशिश करना, और बाकी टॉपिक में तो बता दिया, हेल्थ के लिए भी आप लोगों के लिए अच्छा था, और आप लोगों को वैसे भी इसके बारे में पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। डाउट हो तो पूछ लेना, डाउट नहीं होना चाहिए।
दोस्तों ये जो टॉपिक है आप लोग डेली की लाइफ के साथ में इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी खबर जो है वो पब्लिक में आई, कोई न्यूज़, और वो क्या है वायरल हो गई, पर लेकिन ये पता नहीं है वो आई कहाँ से, किसने उसको स्टार्ट किया। जैसे कि कोरोना के टाइम पर तो दुनिया भर की ऐसी न्यूज़ थी जो कि उस टाइम पर वायरल हुई, उसके सोर्स का किसी को कोई कुछ भी नहीं पता था कि ये न्यूज़ निकल कर कहाँ से आई है। सोचो अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है यहाँ पर और वो जो है उसके ऊपर कोई केस चल रहा है कोर्ट के अंदर में, और मीडिया ने आकर बाहर बोल दिया कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने जो है इतने सारे मर्डर कर रखे हैं, इतने सारे रेप कर रखे हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टी ये लिए बैठा है, और सारी की सारी चीज़ें जो है वो वायरल होना स्टार्ट हो गई। और इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चला कि ये सारी की सारी जो चीज़ थी सारी की सारी बातें जो थी ये फेक थी, और इसी के साथ में इनका सोर्स क्या है वो भी किसी को पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से निकल कर आ रही है। जिसने शेयर की थी वो सोर्स भी उसका आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, उस इंसान की जो ज़िंदगी भर की मेहनत है, उसने जो भी कमाई है, इज्जत, मेहनत, सारी चीज़ें जो है उसकी बर्बाद हो जाएगी। अगर वो इंसान जो है ऐसा है कि उसका फेस ही उसके लिए उसका रिसोर्स है, जैसे कि हमारे देश में एक्टर हैं, ठीक है, जो अभिनेता हैं, उनके चेहरे ही उनके क्या है, उनके लिए ब्रांड है। तो उनका एक तरीके से चेहरे को ही, अगर एक तरीके से उनके फेस को ही एक तरीके से इमेज खराब कर दी तो उनकी ब्रांडिंग खराब हो गई, तो उनको बहुत सारा लॉस भी आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। ये मैं एक ऐसे बात कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में। तो यहाँ पर कोर्ट के अंदर में अगर कोई केस जाता है और उस टाइम पर यहाँ पर वो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है तो उसका क्या सोल्यूशन करना चाहिए, तो इससे रिलेटेड है ये टॉपिक। तो कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि पॉलिटी के अंदर अब की बार आप लोगों ने देखा होगा यूपीएससी ने थोड़ा सा अंदर जाकर क्वेश्चन पूछ लिए थे, क्योंकि केस जो है वो सीबीआई के हाथों में से निकलता हुआ यहाँ पर देखने को मिला, मतलब सीबीआई के हाथों में से होता हुआ गया यहाँ पर, जिसमें कोर्ट के द्वारा यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। एक बात जो बोली गई थी यहाँ पर कि कोई अगर जर्नलिस्ट जो है वो यहाँ पर बोले कि मैं इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करूँगा कि कहाँ से ये सोर्स आया है मेरे पास में, तो ये हमारी कंट्री में कोई कानून नहीं है कि जर्नलिस्ट ये बोल दे कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ से आया है। ठीक है, उन्हें कहते उन्हें कि मैं नहीं बताऊंगा कहाँ से ये आया है, तो ऐसा वो नहीं कर सकता है। अभी हुआ क्या, बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है समाजवादी पार्टी के जो लीडर थे मुलायम सिंह यादव जी, जो कि आज की डेट में हमारे बीच में नहीं है, उनके ऊपर केस चल रहा था। तो उस टाइम पर काफ़ी सारी खबरें मार्केट में आने लगी डिसप्रपोर्शनेट एसिड्स के बारे में कि इनके पास तो इतनी दौलत है, फलां ढिमकाना, ये सारी चीज़ें। और ये कैसे आने लगी, अगले दिन ही यहाँ पर हियरिंग थी, जबकि कोर्ट ने कुछ उसके बारे में बातें नहीं की और पहले ही पब्लिक में चीज़ें आने लगी। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो अभी किसी पर्टिकुलर केस में पकड़ा गया है और उसके ऊपर कोई केस का जो आरोप साबित भी नहीं हुआ है और मीडिया ने साबित कर दिया कि हाँ यही दोषी है। तो ऐसी कई सारी घटनाएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो क्या किस बेसिस पर उन्होंने ये यहाँ पर बात जो है बोल दी कि हाँ यही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी मूवी के ऊपर अगर आप लोगों ने, जो संजू मूवी आई थी उसमें एक डायलॉग बोला जाता है रणबीर जो कपूर के द्वारा, कहता है कि ये कहाँ से निकल कर आते हैं, तो एक तरीके सूत्रों के हवाले से। तो ये सूत्र क्या है वो किसी को नहीं पता रहता है। तो वो एग्जैक्ट यहाँ पर कोर्ट बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो सोर्स है, जो सूत्र हैं, वो सोर्स के बारे में अगर वो एक तरीके से उनसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कोई पूछ रही है तो उनको बताना पड़ेगा वो सूत्र को, उस सोर्स को जो है वो छुपाकर नहीं रख सकता। तो ये है यहाँ पर पूरा मुद्दा। अभी इसके रिलेटेड क्या हमारे ही देश में यहाँ पर कोई चीज़ें देखने को मिलती हैं या दुनिया में भी कुछ इसके बारे में कोई प्रोविज़न है? तो पहले तो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ अपने संविधान के बारे में। संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का। इसमें आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 उसका जो फर्स्ट का ए जो है उसमें सिटीजन हैज़ द राइट टू कमेंट, यानी कि आप लोगों के पास में अधिकार है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग अपनी बातें रख सकते हैं, आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोल तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार आप लोगों को मिला हुआ है आर्टिकल 19 के फर्स्ट में ए में। इसी से हमारी मीडिया निकल कर आती है। जो आप लोग बोलते हैं ना कि मीडिया जो है इतनी बातें बह रही है, सारी चीज़ें, उनको आज़ादी है बोलने की, मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ है हमारी डेमोक्रेसी का। तो वो स्तंभ बना कहाँ से है? वो स्तंभ इस आर्टिकल ने बनाया है। तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है 19 का फर्स्ट का जो ए आर्टिकल है यहाँ पर, ये बेसिकली यहाँ पर उस पर्टिकुलर एक मुद्दे को सामने रखता है कि हाँ ऐसे चीजें हैं भाई साहब और आप लोग अपनी आज़ादी अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। पर लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर इसी का अगर 19 के अगर आप लोग इसमें जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से वो भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पर प्रोविज़न ये भी है कि आप लोग की जो आज़ादी है वो ऐसा नहीं कि देश की जो है एक तरीके से इमेज खराब करने लगे, हमारे किसी देश के साथ में रिलेशन अच्छे हैं वो बर्बाद करने लगे। तो इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन भी आप लोगों को देखने को मिलेगी आर्टिकल 19 के अंदर ही।
अभी आर्टिकल 19 की जब मैं यहां पर बातें कर रहा हूं तो बोला यह गया कि व्हाट इज द लीगल प्रोटेक्शन फॉर डिस्क्लोजर ऑफ जर्नलिस्टिक सोर्स, यानी कि जो बोल रहा है कि वो इंसान इसी ने रेप किया है, इसके पास में इतना पैसा है, ये सूत्र क्या है, क्या इसके बारे में हमारे देश में कोई कानून है? तो ये है मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा। क्या इसको रोका जा सकता है कि हाँ वो ये एक तरीके से वो अपना सोर्स न बताए, ऐसा उनके पास में कोई अधिकार है? तो हमारे देश में कोई कानून नहीं है ऐसा कि जर्नलिस्ट जो है वो अपना सोर्स डिस्क्लोज न करें। हाँ, आर्टिकल 19 है, वो बोलता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, पर लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर पूछती है आप लोगों से कि भाई साहब कहाँ से आई ये इन्फॉर्मेशन, बताओ तो सही, कौन से कुएं में से निकाल के लेकर आए यार, तो यहां पर उनको वो इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी, ठीक है। पर लेकिन अगर एक और मुद्दा है यहां पर, ये अगर कोई ऐसी चीजें हैं, जैसे कि ऐसे भी केसेस अभी यहां पर देखने को मिले हैं जहां पर प्राइवेसी का मुद्दा आ जाता है, ठीक है, तो वहां पर चीजों को जो है थोड़ा सा प्राइवेट भी रखा जाएगा। मतलब कि मोटे मोटे तौर पर मैं बोलूं तो अभी यहां पर पूरा मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट के या फिर कोर्ट के पाले में है गेंद कि वो डिसाइड करता है कि इसको डिस्क्लोज करना है या फिर डिस्क्लोज नहीं करना है। हमारे देश में इससे रिलेटेड कोई कानून है नहीं, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। पर लेकिन अगर कोर्ट ने बोल दिया कि भाई साहब तुम्हारे पास में जो भी माल मसाला है रखो पब्लिक में, और सामने वाला बंदा जो बोल रहा है कि मैं नहीं दिखाऊंगा, तो कोर्ट कहेगा ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो गया, ठीक है, पकड़ो इसको और मारो पकड़ के, ठीक है। मतलब उसको फिर जो इसके ऊपर केस चलेगा, क्योंकि कोर्ट की अवहेलना वहां पर वो कर रहे हैं, कोर्ट की इंसल्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जब कोर्ट ने बोल दिया दिखाओ तो दिखाओ भाई साहब, ठीक है, फिर तो कपड़े उतार के भी दिखाओ, तुमको जो भी दिखाना है, कहाँ से तुम सोर्स निकाल के लेकर आ रहे हो। ये हमारे देश की बात मैंने बताई। कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर अलग अलग प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे फ्रांस और जर्मनी जो है वो एक जर्नलिस्ट को जो एक तरीके से रिफ्यूज करते हैं डिस्क्लोजर ऑफ सोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो यहां पर ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि पत्रकार अगर बात करें यहां पर जांच में सूत्रों का जो खुलासा है करने से मना कर सकता है, ये फ्रांस और जर्मनी में है, पर हमारे देश में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, ठीक है। यूके में क्या प्रोविजन है? यूके में भी कुछ कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक कानून है जिसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1981 का, ठीक है। तो ये क्या करते हैं यहां पर, इसके तहत में यहां पर पत्रकार के पक्ष में ये धारणा बनाई जाती है कि वो अपने जो स्रोत है उनकी पहचान की रक्षा कर सकता है, ठीक है। यानी कि उसको भी थोड़ी सी प्रोटेक्शन यहां पर इनको मिली हुई है। ऐसा नहीं कि वो चाहे जो भी चाहे उससे पूछ ले अपनी सारी चीजें। यानी कि हमारे देश में कानून नहीं है, पर कुछ ऐसे देश हैं जिसमें यहां पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई गई है उनको। अगर बात करें स्वीडन के बारे में, तो स्वीडन में जो है उसको रिवील करना पड़ेगा। ये सी बातें यहां पर बोली जा रही है कि बिना सहमति के अपने स्रोत को खुलासा करने वाले पत्रकार पर एक तरीके से मुकदमा चलाया जा सकता है। देखो सबके ना अपने अपने थोड़े से प्रोविजन है। जैसे अब मान लीजिए हमारे देश के अंदर में अगर आप बात करें, ठीक है, हमारे देश के अंदर में कोई कानून नहीं है तो कोर्ट डिसाइड कर सकता है, पर लेकिन यहां पर क्या है, कुछ कुछ यहां पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रखी है। यूएसए में बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहता है कि जर्नलिस्ट डू नॉट हैव द राइट टू रिफ्यूज, एक तरीके से वो रिफ्यूज नहीं कर सकता है अगर यहां पर ज्यूरी के सामने उसको डिस्क्लोजर करने की बात आए। तो ये हमारे जैसे लग रहे हैं कुछ कुछ यूएसए वाले, तो कहीं प्रोटेक्शन है और कहीं प्रोटेक्शन नहीं देखने को मिलेगी। तो दुनिया में कुछ कुछ ऐसा पैटर्न आप लोगों को यहां पर दिखाई देगा। पर लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या है वो मैं आप लोगों को यहां पर समझाता हूं, जो कि आप लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोग पूरी की पूरी आजादी दे दें जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनको, तो फिर दिक्कतें क्या देखने को मिल सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के अंदर में प्रोविजन है फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में मैंने बात की आर्टिकल 19 के फर्स्ट के अंदर में। अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है सिटीजन के लिए, और इसी में आप लोगों की मीडिया यानी कि प्रेस भी आ जाती है। पर इसी का आर्टिकल 19 का जो 2 है वो बोलता है कि भाई साहब आजादी तो है, पर लेकिन इतनी भी आजादी नहीं है कि तुम सामने वाले के कपड़े उतारने लगो, उसकी बेइज्जती करने लगो खुलेआम। अपनी बातें रखने की आजादी है, पर किसी की इंसल्ट करने की थोड़ी ना आजादी है। तो इसके चलते अगर कोई जो है देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी यानी कि देश की संप्रभुता और अखंडता पर कोई क्वेश्चन मार्क लगाने लगे, अगर देश की सिक्योरिटी पर कोई आंख उठाने लगे, अगर जिस देश के साथ में हमारे अच्छे रिलेशन है उसके बारे में कोई फालतू की बातें बताने लगे, अगर यहां पर हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है उसको नुकसान पहुंचाने लगे, अगर कोर्ट की अवहेलना करने लगे, अवमान करने लगे, कोर्ट को एक तरीके से ना माने, एक तरीके से किसी को डिफेम करने लगे, तो किसी को उकसाने लगे, देश के अंदर में लड़ाई करवाने लगे, कुछ ऐसे भड़काऊ भाषण देने लगे, तो तुम्हारी जो पर्टिकुलर आजादी है वो एक थैले में बंद करके रख दी जाएगी, उसके साथ में तुमको भी थैले में डाल दिया जाएगा। मतलब यहां पर है कि आजादी है, पर लेकिन वो आजादी इतनी है कि तुम जो है जिंदगी को एंजॉय कर सकते हो, ना कि किसी की जिंदगी को तुम बर्बाद कर सकते हो। तो ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर प्रोविजन है हमारे संविधान में जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ताकि इंसान की आजादी भी चलती रहे और उसी के साथ में जो कानून की व्यवस्था है, देश की इज्जत है, किसी के साथ में रिलेशन है, वो भी बरकरार बने रहे। ये मुद्दा आप लोगों को समझ में आना चाहिए।
ये जो लीगल ओपिनियन है हमारे देश में इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर, अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए। अगर सबको सारी चीजें बता दी जाएगी, अगर सोर्सेज के बारे में बताया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जर्नलिज्म के ऊपर भी यहाँ पर आंच आ सकती है। ठीक है, एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हो कि मान लीजिए मैंने कोई ऐसी चीज जो है वो बनाई इकट्ठा करके इधर से उधर से सोर्स बहुत सारे, और सबको सोर्स का पता चल गया, तो उस सोर्स का गलत इस्तेमाल कोई और भी कर सकता है। तो कई बार सोर्स को प्रोटेक्ट करने की बात खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली यहाँ पर। पेगासस जो स्पाईवेयर का जब केस निकल कर आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 2021 में, तो उस टाइम पर आर्टिकल 19 के तहत में यहाँ पर जर्नलिस्टिक सोर्स के बारे में बात की गई और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के बारे में बात की गई सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने। प्रोटेक्शन ऑफ द जर्नलिस्टिक सोर्स इज वन ऑफ द बेसिक कंडीशन टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो प्रेस के बारे में बात करें तो उसका बेसिक कंडीशन है यहाँ पर। तो यानी कि अभी ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं कि फ्रीडम आप लोगों को उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है या प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करानी है। ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि यहां पर ऐसा कुछ होना चाहिए था या फिर नहीं होना चाहिए था। ये आप लोग समझ सकते हैं। अब यहां पर ऐसा ही केस मान लीजिए राफेल का मुद्दे पर केस बना था हमारे देश में। जब राफेल का जो मुद्दा आ रहा था कि इतने सारे घोटाले हुए हैं, वो सब चीजें निकल कर आई थी, उस टाइम पर पता है मुद्दा क्या था? उस टाइम पर मुद्दा यह था कि जो द हिंदू ने पूरी की पूरी रिपोर्ट छाप दी थी, ठीक है, गवर्नमेंट की ने राफेल में घोटाला हुआ है वो सब चीजें। तो उस टाइम पर जो कोर्ट में केस गए यहां पर, जब यहां पर पूछा गया कि कहां से इंफॉर्मेशन निकाल कर लेकर आए हो, तो वहां पर भी सोर्स जो है अगर डिस्क्लोज कर दिया जाए कि हाँ जिसने अंदर की बातें बताई उसकी तो जान पर आ जाएगी यहां पर। तो इसलिए द हिंदू के द्वारा डिस्क्लोज नहीं किया गया था। उन्होंने लिख दिया था कि परफेक्टली जस्टिफाइड और इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि उन्होंने सोर्स न बताते हुए ये लिख दिया वहां पर कि सोर्स जो है वो बिल्कुल परफेक्टली जस्टिफाइड है और इन द पब्लिक इंटरेस्ट है। अगर बता दे कि यहां पर गवर्नमेंट के खिलाफ अगर सोचो कि कोई किसी गवर्नमेंट के अंदर में कुछ घोटाले चल रहे हैं, किसी इंसान ने अंदर की बात आकर यहां पर बता डाली कि भाई साहब अंदर अंदर ये घोटाले चल रहे हैं, अब यहां पर पब्लिक में बवाल हो गया बुरा, ठीक है। अब पता चला कि उस इंसान ने बता दिया है, आप लोगों को लगता है कि वो इंसान जिंदा रहेगा अगले पल? उसकी तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो हर जगह सोर्स डिस्क्लोज करना पॉसिबल नहीं होता है। अब यहां पर गवर्नमेंट के खिलाफ चली गई तो कैसे सोर्स डिस्क्लोज कर दे? पर देश के फायदे में है। अगर पेगासस वायरस की बात करें, ये बातें निकल कर आए कि गवर्नमेंट ने जो है सबके ऊपर निगरानी रख रखी है। अब किसी ने तो ये बात अंदर से बताई होगी, अब ये पता चल गई मान लीजिए हिंदू न्यूज़पेपर को या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को, अब उन्होंने उसके बारे में रिपोर्ट छाप दी। अब वो गवर्नमेंट कहने लगे पहले ये बताओ तुमको किसने बताया, पहले हम लोग उसके पैर काटेंगे, ठीक है। तो ये सही रहेगा क्या? तो इस तरीके से तो आगे से कोई बताएगा भी नहीं कुछ भी बातें। तो कई जगह सोर्स जो है वो छुपाने भी पड़ते हैं ताकि फ्रीडम ऑफ प्रेस बनी रहे, वरना कोई लोग बताएगा नहीं और ये बातें कभी निकल कर आएगी नहीं। पर फिर भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसका 1978 का अगर आप लोग कानून यहां पर देखोगे जो बनाया गया था, उसको यहां पर सिविल कोर्ट की ताकत मिली हुई है कि जो स्टैंडर्ड हमारे देश में सेट किए गए हैं कि एक जर्नलिस्ट को इतना कम से कम एथिक्स फॉलो करने चाहिए, वो स्टैंडर्ड यहां पर बरकरार रखने पड़ेंगे। वरना एक सिविल कोर्ट के नाते प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ये भी कहीं ना कहीं अपना जो है एक तरीके से कुछ ना कुछ ऐसे एक तरीके से स्टेप उठा सकती है कि उसको कंट्रोल किया जाए अगर वो ऐसी हरकतें कर रहा है, ठीक है। हालांकि काउंसिल कैन नॉट फोर्स, पर लेकिन फोर्स नहीं कर सकती फिर भी। तो यानी कि ये बातें हैं। रोमिला थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस था 1950 का सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। उस टाइम पर यहां पर बोला गया कि जो प्रेस है वो फाउंडेशन है ओल्ड डेमोक्रेसी, एक तरीके से डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन वाले सीबीआई के अंदर में कुछ गड़बड़ चल रही है और किसी पर्टिकुलर अंदर के इंसान ने आकर बता दी भाई साहब ये गड़बड़ चल रही है, दुनिया भर के घोटाले हुए थे पीछे से, आप लोगों ने देखा होगा उस टाइम पर, तो कौन यहां पर उसके बारे में बताएगा? कोई रिस्क ही नहीं लेने का। अगर सोर्स सब जगह डिस्क्लोज करना पड़ जाएगा तो ये एक बेसिक स्टैंडर्ड तय करना पड़ेगा कितना डिस्क्लोज करना है और कितना डिस्क्लोज नहीं करना है। तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा और इसके ऊपर कानून भी नहीं है हमारे देश में। तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। तो ये है बेसिक चीजें। अब ये वाली जो चीजें हो गई, ये आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग बेसिकली ये केसेस डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो केस था यहाँ पर रोमिला थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का 1950 का, वो किस पर्टिकुलर मुद्दे से रिलेटेड है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की जा रही है, वो रिलीजन से रिलेटेड है, वो किसी और मतलब कुछ भी ऐसा मुद्दा आप लोगों को दे देंगे कि महिला की अवमानना से रिलेटेड है। मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से बनाया जा सकता है, ठीक है। अभी यहां पर कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं। हमारे देश के अंदर में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है जो कि यहां पर 1966 में ये बनाई गई थी एक एक्ट के थ्रू, जो कि 1965 में लाया गया था। यानी कि इस कानून के थ्रू हमारे देश में बनाई गई और ये एक तरीके से ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट प्रेस कमीशन जब बनाया गया था उसके बेस पर यहां पर ये बॉडी हमारे देश में लेकर आई गई। ये बॉडी जो है ये क्या काम करती है? ये बॉडी दो काम करती है। एक तो जो हमारे देश में जो प्रेस है
वो एक तरीके से सही डायरेक्शन में चलनी चाहिए, उसकी फ्रीडम जो है बरकरार रहनी चाहिए। ये नहीं कि मीडिया को सब जो है अपने कंट्रोल में लेकर चल रहे हैं। और दूसरा, इंप्रूव होना चाहिए उसका स्टैंडर्ड, जो भी यहाँ पर एजेंसी है उसका स्टैंडर्ड इंप्रूव होना चाहिए। मतलब घुमा फिराकर बात ये बोली जा रही है कि जो सही है वो दिखाए, मीडिया किसी के तलवे चाटती हुई नजर न आए, ऐसा यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। ये बॉडी को अगर लगता है कि ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो क्वाजाई जुडिशियल ऑटोनोमस अथॉरिटी है यहां पर, जो कि एक रीस्टेब्लिश की गई थी 1979 में अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट प्रेस काउंसिल एक्ट 1978। तो यहां पर ये जो अथॉरिटी है ये एक तरीके से सेफगार्ड करती है इंडिपेंडेंट प्रेस का। इसके अंदर में टोटल मिलाकर चेयरमैन और 29 मेंबर होते हैं। चेयरमैन जो है वो सेलेक्ट किया जाता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और मेंबर इलेक्टेड अमंग देमसेल्फ। 28 के करीब मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि यहां पर जो बैठेगा वो एक ऑथोरिटी होगा और वो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ प्रेस को मेंटेन रखने का काम करेगा। तो बोलो तो वो लोगों की आवाज को बेसिकली एक तरीके से आजाद करने का काम करेगा, ताकि जो सही है और जो गलत है, अगर सरकार भी गलत कर रही है तो मीडिया की ये ड्यूटी है कि उसको दिखाए, अगर अपोजिशन गलत कर रही है तो मीडिया की ये ड्यूटी है कि उसको बताए। यानी कि छुपाए कुछ ना, जनता के सामने रहनी वो चीजें चाहिए। क्यों? क्योंकि चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो चाहे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, वे चुने हुए हमारे हैं। अगर हम ही को नहीं पता है कि वो भाई साहब क्या कर रहे हैं तो वो कुछ भी करते रहेंगे, तो फिर उनको हमारे द्वारा चुनने का तो कोई मतलब रहने का कि हमको पता नहीं चल रहा है कि उनकी क्या हरकतें चल रही हैं। तो वो एट द एंड ऑफ द खुद बोला उन्होंने कि हम जनता के नौकर हैं, और है भी रियलिटी में। अगर वो खुद अगर यहां पर ये चीजें छुपा रहे हैं तो फिर हमको कैसे पता चलेगा कि क्या क्या दुनियादारी यहां पर चल रही है। तो ये बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन है आप लोगों के सामने, ठीक है। तो इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आप लोगों से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहां पर बोला जा रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नॉट ओनली द फ्रीडम टू से थिंग अदर, मतलब कुछ भी मुंह में आज से कह दिया, ठीक है। तो यहां पर बट इट ऑल्सो से द थिंग्स दैट माइट ऑफेंड अदर, तो ये भी देखना पड़ेगा किसी को ऑफेंड तो नहीं कर दिया उसने, ठीक है। तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ना केवल दूसरों को पसंद की बातें कहने की है, बल्कि ऐसी बातें कहने की भी है कि दूसरों को ठेस पहुंच सकती है। तो क्या आप सहमत हैं? इसको कितना एक जस्टिफाई आप लोग करते हैं कि किसी को ठेस पहुंचा सकते हैं आप लोग अपनी बातों से? तो इसकी आप लोगों को यहां पर क्रिटिकली कमेंट करना है इसके ऊपर में, ठीक है। तो यानी कि एक बाउंडेशन जो मैंने भी आप लोगों को बताई है आर्टिकल 19 के 2 में, तो वो बाउंडेशन यहां पर बेसिकली पूछी गई है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 जो है वो सारे सिटीजन को आजादी देता है। भाई साहब जो भी मुंह में आ रहा है वो अपना गाओ सारी बातें मजे में एंजॉय करो। बात की जा रही है कि हाउएवर द फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट, आर्टिकल 19 के अंदर ही रिस्ट्रिक्शन भी इंपोज कर दी गई है। तो आंसर क्या है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन? बताओ क्या आंसर? आंसर है सी, ठीक है। सही है ना? हाँ सही लगा था ना। इनकरेक्ट पूछा गया है ये, ठीक है। यहां पर आंसर हो गया डी, ठीक है, नन ऑफ द अबव, यानी कि कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों के दोनों करेक्ट है। ये होती है यूपीएससी जब आप लोगों से खेलती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन एक बार और मजा लेंगे। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो क्वाजाई जुडिशियल बॉडी है, यानी कि उसको न्यायिक अधिकारिता भी है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ओनली बॉडी है जो कि एक्सरसाइज करती है ऑथोरिटी की कैसे हम लोग को जो सेफगार्ड करना है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेस का। इसके अंदर में चेयरमैन और 28 के करीब मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो बताना है आंसर क्या है, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो क्या है आंसर बताइए? सारे के सारे सही हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डी आंसर हो गया, और ये आप लोगों के सामने एक्सप्लेनेशन भी हो गया, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अरे तो पहले वाले का है, 1 सेकेंड, ये आप लोगों के सामने एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक। अरे ए है यार, ए सॉरी ए हो गया ना। क्या है लास्ट वाले में? चेयरमैन हो गए यहाँ पर, और जो मेंबर है सेलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। ये देखिए ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। ये प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं, चेयरमैन और जो यहाँ पर 28 मेंबर होते हैं, वो चेयरमैन और 28 मेंबर जो हैं ये सारे के सारे आप लोग देखते हैं, ये कहाँ से निकल कर आते हैं? ये सेलेक्टेड बाय द स्पीकर। ये अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट हो गया, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें आप लोगों को क्वेश्चन गलत करा जाती है, तो समझो आप लोग यहाँ पर जब एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठते हो ना, तो माइंड पर एक प्रेशर रहता है। क्वेश्चन हड़बड़ी में कई बार नोट भूल जाते हैं, कई बार सही पढ़ा हुआ क्वेश्चन पर लेकिन गलत माइंड में चलता है। ये चीज़ आप लोगों ने फील की होगी ना। इसी चीज़ को दूर करने के लिए बोला जाता है कि प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। अब कोई बोले कि सर प्रीलिम्स के बेस पर पढ़ाओ, तो यार ये क्या है? ये प्रीलिम्स ही तो है। ये सारी चीज़ें आप लोगों की प्रीलिम्स में तो पूछी जा सकती है डायरेक्ट। अगर आप बात करें इसके बारे में, ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के प्रीलिम्स से बन सकते हैं। अगर मेंस के बारे में बात करें, तो आंसर राइटिंग के बारे में बात करें, तो आप लोगों से यहाँ पर ये सजेशन के तौर पर आप लोग बताया जा सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। तो ये सजेशन के तौर पर भी आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलती है। इसी के साथ में जो केसेस मैंने बताए हैं, वो केसेस के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। एज ए आंसर राइटिंग में आप लोग शानदार तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, और ये क्वेश्चन भी आप लोग हो गए इस तरीके से। तो ऐसे टॉपिक को
तैयार करो कि भाई साहब चाहे कोई प्रीलिम्स में पूछ ले, चाहे मेंस में पूछ ले, चाहे कोई इंटरव्यू में पूछ ले, और चाहे कोई पूछ ले कि यार समझा दो इसको, डाउट हो रहा है, तो उससे आप लोग डिस्कस भी कर सको। हो गया ना तैयार टॉपिक? तो ऐसे तैयार करना है। फिर भी कोई डाउट हो तो मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेने का, पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है दोस्तों। जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं, अगर उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो वो भी हमारी रक्षा नहीं करेगा। यानी कि जो मदर अर्थ है, अगर हम लोग उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो हम भी उसके ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये जैसे को तैसे वाली बात है। बड़ा ही प्यारा सा शब्द यहाँ पर, मतलब सेंटेंस यहाँ पर लिखा गया है, हमारे जंगलों से बुरी नज़र हटाओ। किसके बारे में है? यह है अरावली के बारे में। अरावली अभी हरियाणा से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आई, तो इसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है, जीएस पेपर 3 के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जब अरावली की बात करते हैं तो याद रखना, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से होता हुआ दिल्ली तक जो है वो अरावली रेंज पहुंचती है, और ये दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज मानी जाती है। अभी क्यों न्यूज़ में आ गई है? अभी अप्रैल 2022 में हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर साहब हैं, उनके द्वारा 10,000 एकड़ की अरावली सफारी की बात की गई, ताकि जंगलों में जो है लोग घूमने जाएं और मजे में वहां पर लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो बोला यह गया कि इसकी वजह से वहां पर काफी सारे नुकसान देखने को मिल सकते हैं। ऑलरेडी वहां पर इतनी सारी चीजें जो हैं वो खराब हो रखी हैं, और ज्यादा वहां पर नेचुरल जो चीजें हैं वो खंडित हो सकती हैं, बेकार हो सकती हैं, वहां पर और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो ये इको सेंसिटिव जो जोन है, कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं, वो और ज्यादा वहां पर बर्बाद होता हुआ नजर आएगा। इसलिए जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, यानी कि एक तरीके से जो यहाँ पर पर्यावरण के बारे में अच्छी बातें करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करते हैं, या फिर जो भी कार्य करता है वो मिलकर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसको रोका जाए, यानी कि ये कंटिन्यू यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसके चलते बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो ये बातें इनके द्वारा यहाँ पर की जा रही हैं। इसको लेकर लोगों की प्रॉब्लम क्या है, आखिर लोग इसके बारे में क्यों बातें कर रहे हैं, क्यों इसको यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? उनका ये मानना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा जो कि किसी जंगल के अंदर में क्रिएट किया जाएगा। तो इससे जंगल की जो एक तरीके से डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। अब से पहले यहाँ पर जो कोई ऐसी सफारी पार्क कहीं बनाया गया था, तो वो अफ्रीका के अंदर बनाया गया था, शारजहां में, और उसको ओपन किया गया था 2022 में, ताकि टूरिज्म वगैरह बूस्ट किया जा सके। तो हमारी कंट्री के अंदर भी टूरिज्म और एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए लोकल लोगों के लिए ये सफारी पार्क की यहाँ पर बात की गई है। लोगों का कंसर्न क्या है? बोला है कि नेचुरल नहीं है, इसको क्रिएट किया जा रहा है, और जब कोई भी चीज क्रिएट की जाती है जहां पर जो नेचुरल चीजें न हो, तो उसको नुकसान पहुंचाएगी। कोई वहां पर घूमने जाएगा, कोई बोतल फेंक रहा है, कोई वहां पर कोई एक तरीके से वहां पर प्लास्टिक, पन्नी, पॉलिथीन वगैरह फेंक रहा है, वहां पर 24 घंटे कोई ना कोई वाहन आता जाता रहेगा, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा साउंड पोल्यूशन के साथ साथ में जो नॉर्मल एयर पोल्यूशन, वैक्यूलर पोल्यूशन, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं और ज्यादा डिस्टर्ब कर देगा उस पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड। वहां पर पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। पता चला अभी तो ये कर रहे हैं, आगे चल के वहां पर बड़े बड़े होटल बनाने स्टार्ट कर दिए, लोगों रुक भी सकते हैं वहां पर, तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। अंडर वाटर जोन आप लोगों को यहां पर बनाने की कोशिश की जा रही है उस रीजन में जहां पर पानी है नहीं है। तो कैसे आप लोग इन चीजों को क्रिएट करोगे और कैसे प्रोटेक्ट करोगे उन चीजों को? क्यों? क्योंकि ये फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है, और फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करने की बात कई सारे जजमेंट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत आप लोगों को इनको प्रोटेक्ट करना है। यानी कि सरकार जो है वो सारे फैसले, वो सारी चीजों को तांव पर रखकर जो है यहां पर ये डिसीजन ले रही है। तो ये खतरनाक है, इसके बारे में बातें करनी चाहिए। दूसरा जो कंस्ट्रक्शन यहां पर प्रपोज किया गया है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा यहां पर, वो इसको और ज्यादा तरीके से डैमेज करेगा यहां पर, क्योंकि ऑलरेडी अरावली रेंज के बारे में बात की जाती है कि वो बहुत ही ज्यादा फ्रेगमेंटेड हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा टूट चुकी है। तो इस रीजन को और ज्यादा बर्बाद होता हुआ यहां पर पाया जाएगा अगर इस चीज को यहां पर अलाउ कर दिया। यानी कि उनका मानना यहां पर यह है कि ये बिल्कुल वो वाली बातें हैं कि और ज्यादा बर्बाद किया जा रहा है, जबकि अब तो फिलहाल उसको प्रोटेक्ट करने की बात यहां पर की जा रही थी। तो उसके अंदर में क्या क्या रहेंगे जिसकी वजह से लोग जो हैं वो इतने परेशान हैं? उसके अंदर में देखिए इंटरटेनमेंट जोन बनाया जाएगा, उसके अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा सफारी क्लब बनाया जाएगा, इको विलेज बनाया जाएगा, बहुत सारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर क्रिएट की जाएगी, यानी कि लोग इंजॉय कर सके वहां पर अपनी जिंदगी को। तो जिप फ्लाई वगैरह ये सारी आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत सारे टनल वॉक, ताकि वहां पर एक तरीके का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने की बात उनके द्वारा की जा रही है। वहां पर इको विलेज की बात की जा रही है। तो प्रपोज साइट जो है इतने सारे ढांचे क्रिएट करवा देगी वहां पर कि दुनिया में अब तक का जंगल के अंदर में सबसे बड़ा ढांचा आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, यानी कि सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पर जंगल के अंदर वो क्रिएट होगी, तो वो हरियाणा के अंदर में क्रिएट होगी। ये बातें यहां पर बताकर इसको रोकने की कोशिश यहां पर की जा रही है कि बहुत ही बुरी कंडीशन ये क्रिएट यहां पर कर सकता है। ठीक है,
तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जॉब के नाम पर जो भी चीजें की जा रही है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को सबको ताक में रख दिया गया यहाँ पर, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर मैं अरावली रेंज के बारे में आप लोगों से कुछ बातें करूं तो आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि बेसिक चीजें क्या क्या हैं, ठीक है। अरावली रेंज जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर, तो ये जो रेंज है ये पर्टिकुलर गुजरात से चलकर दिल्ली तक पहुंचती है, ठीक है। तो गुजरात से जो दिल्ली तक पहुंचती है, हरियाणा, इन सब रीजन से होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके आसपास में एक ग्रीन वॉल की बात की जाती है। अगर आसपास वाले रीजन में दोनों साइड में आप लोग काउंट करें, वैसे इसकी अगर डिस्टेंस आप लोग देखोगे तो लगभग 720 किलोमीटर की लंबी ये एक स्ट्रेच आप लोगों को डिस्टेंस देखने को मिलती है नॉर्मली, ठीक है। यहां पर ये प्री इंडियन सबकॉन्टिनेंट से भी पहली है। यूरेशियन प्लेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो एक तरीके से उस टाइम से यहां पर कनेक्ट करके देख सकते हैं। यहां पर कार्बन डेटिंग के हिसाब से अगर बात करें तो 5th सेंचुरी बीसी में कम से कम यहां पर रेंज इसकी निकल कर आती है। जब आप लोग जाओगे एक तरीके से ना पीछे जाकर चेक करोगे, गुरु शिखर जो पीक है वो सबसे ऊंचा पीक आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है अरावली रेंज के अंदर में, जिसकी जो ऊंचाई आप लोगों को देखने को मिलेगी लगभग अरावली रेंज की जो ऊंचाई है हाईएस्ट पीक उसमें 1722 मीटर, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं हाईएस्ट पीक जो यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये अकॉर्डिंग टू द सम जो जियोग्राफर है उनका तो ये मानना है कि ब्रांच जो है अरावली एक्सटेंड होती है, लक्षद्वीप तक भी जाती है अगर पानी के अंदर आप लोग जाओगे, ठीक है। तो आप लोगों को इधर तक ये आती हुई नजर आएगी, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करेंगे तो ये एक तरीके से पूरा स्ट्रक्चर यहां पर बताया गया कि एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में इसके अंदर रिवर जैसे बानस हो गया, लूनी हो गया, सखी हो गया, साबरमती हो गया, ये रिवर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर नजर आ रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर ये कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है एक काफी पुराना भी है, एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया, तो ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट यहां पर कर सकता है। पर लेकिन सरकार का क्या मानना है, सरकार ये कह रही है कि यहाँ पर अगर ये चीजें हो जाती हैं तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब मिलने का फायदा हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन जो यहाँ पर इन्वायरमेंटलिस्ट है वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो एक तरीके से डेजर्टिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से ना बेकार हो रही है सारी चीजें, वो खत्म हो रही है। तो यहाँ पर एक तरीके से वो और ज्यादा खत्म हो जाएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर ऐसा काम करेंगे वो और ज्यादा डिजर्ट बन जाएगा। बायोडायवर्सिटी है, कई सारी यहाँ पर 300 के करीब प्लांट्स या फिर स्पीसीज पाई जाती हैं, वो खत्म होगी। क्लाइमेट पर काफी इंपैक्ट पड़ेगा यहाँ पर अरावली के एरिया में, यहाँ पर ये आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि मानसून के लिए काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज होता है वो और कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वहां पर स्ट्रक्चर बनेगी, कंक्रीट की रोड वगैरह और बड़े बड़े ढांचे बनेंगे, और पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऑलरेडी इतना सारा पोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये और ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती हुई नजर आएगी। यानी कि जो इसकी सिग्निफिकेंस है अगर उसको हम लोग ढंग से चेक नहीं करेंगे तो आप लोग देखते हैं वो प्रॉब्लम में क्रिएट यहां पर हो जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि इसको हम लोग ढंग से लेकर चलें। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कानून नहीं है। आप लोग बात करें वाइल्ड लाइफ एंड द फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड लॉज और इनिशिएटिव, हमारे देश में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, वाइल्ड लाइफ क्राइम जो कंट्रोल ब्यूरो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, नेशनल फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 2006 का, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का। इसी के साथ में शेड्यूल ट्राइब और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्यूलर जो है, इनसे रिलेटेड कानून आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये इतने सारे कानून हैं हमारे देश में। ऐसा नहीं कि हमारे देश में कोई कानून नहीं है, पर लेकिन वही है कि जब सरकार ही कुछ काम करने पर आ जाए तो फिर उनको कौन रोके। तो ये बात देखने को मिलती है। अगर कोई और करे तो एक बार को उसको रोका जा सकता है, पर लेकिन वही है कि जब खुद ही सरकार कोई काम करने पर आ जाए तो उसको कौन रोके, ठीक है। जब बचाने वाला ही मारने लगे तो फिर कौन रोके। तो ये सिचुएशन देखने को मिलती है जो कि खतरनाक है। प्रॉब्लम इतनी पुरानी है पहले से, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे आते हैं। जैसे यहां पर क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, बोला गया कि एज पर द रिसेंट जो अमेंडमेंट किया गया है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर में, तो फॉरेस्ट जो ड्वेलर हैं, ठीक है, उनको राइट है, अधिकार है एक तरीके से यहाँ पर जो ये बैम्बो वगैरह है उनको काटने का, आराम से उनको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर उगाने का या फिर उनको काटने का उनको अधिकार मिला हुआ है। दूसरा बोला गया यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब या अदर जो भी यहाँ पर ट्रेडिशनल जो एक तरीके से फॉरेस्ट है, ड्वेलर है, उसके अंदर में जो रहते हैं लोग, उनको रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट है 2006 का, वो बैम्बो को माइनर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस की कैटेगरी में रखता है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर जो ये पर्टिकुलर कानून है 2006 का, ये अलाउ करता है ओनरशिप टू द माइनर जो प्रोड्यूस होते हैं फॉरेस्ट ड्वेलर को, यानी कि उसमें रहने वाले लोगों के लिए। करेक्ट आंसर बताना है। ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 2 और 3, सी में बोला गया 3 और डी में बोला गया 1, 2 और 3। सही आंसर क्या है? तो 19वें का जो आंसर होगा वो होगा बी। फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है। अगर कोई बैम्बो, अगर बांस जो है वो फॉरेस्ट एरिया के बाहर है, उसको तो आप लोग कट कर सकते हो, लेकिन अगर फॉरेस्ट एरिया के अंडर में है तो फिर आप लोग बेसिकली उसको, ऐसा नहीं कि उसको आप लोग कट कर पाओगे। तो ये मुद्दा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। यानी कि इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल 2018 जो है वो परमिट करता है
कि बैम्बो आप लोग ग्रोन कर सकते हो नॉन फॉरेस्ट एरिया में, उसको लेकर अपने हिसाब से कर सकते हो, पर लेकिन अगर कोई फॉरेस्ट लैंड में है तो फिर आप लोगों को रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी। तो ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा। आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर इसका बी हो गया। अरावली जो रेंज है यहां पर उसके बारे में है कि अरावली रेंज जो है वो 4 स्टेट में से होती जाती है। अरावली रेंज जो है वो डेट बैक मिलियंस ईयर आप लोगों को देखने को मिलेगी और कोलाइड यहाँ पर मेनलैंड यूरेशियन प्लेट के साथ में। अरावली जो है यहाँ पर वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। गुरु शिखर इसका हाईएस्ट पीक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके हिसाब से आप लोगों को ये बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है, ओनली 1, ओनली 3, ऑल ऑफ द अबोव या फिर नन। तो सही आंसर क्या है? ये वैसे क्वेश्चन मैंने रिसेंटली अभी आप लोगों से डिस्कस भी किया था। आंसर क्या होगा? आंसर होगा यहाँ पर बी। रीजन क्या था? रीजन यहाँ पर ये था कि क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर बोला गया है, क्या है ये 4 स्टेट बोला गया है, जबकि यहाँ पर दिल्ली जो है वो स्टेट नहीं है। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप लोग। तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में यहाँ पर इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो बेसिक चीजें हैं। क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं क्या? आप लोग खुद देख सकते हैं कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलीगल माइनिंग। ठीक है, तो डिस्कस द जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड द फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट जो गो एंड नो गो जोन फॉर द कोल माइनिंग के सेक्टर में जब ये बात की गई थी कि इसको कंट्रोल करना है, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। 2020 में फिर से क्वेश्चन पूछा गया, एग्जामाइन करना आप लोगों को स्टेटस ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन इंडिया। तो यहां पर रिजल्टिंग द इंपैक्ट ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो ये एक तरीके से हमारे देश में क्या क्या दिक्कतें हैं उसके बारे में ऑलरेडी बातें यहां पर की जा रही है और यूपीएससी क्वेश्चन तक पूछ रही है यहां पर। ठीक है, तो यहां से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है अरावली के बारे में भी, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक अच्छा टॉपिक आप लोग इसको बोल सकते हैं। डाउट हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। ओके दोस्तों, अभी फिलहाल जो है बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिली देश के अंदर में, खासकर उल्टी सीधी चीज़ें जो हैं वो चैनल्स के ऊपर पब्लिश की जाती हैं और देश की जो इमेज है वो खराब करने की कोशिश की जाती है कई बार। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा एक एडवाइजरी इशू की गई है कि जो भी प्राइवेट चैनल है, जैसे कि कोई भी, जैसे कि टेलीविज़न हो गया या फिर यूट्यूब हो गया, तो यहाँ पर जो भी कंटेंट जो है वो यहाँ पर डाला जाए वो नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कंटेंट यहाँ पर डालना चाहिए। यानी कि अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जिससे देश का जो इंटरेस्ट है वो खतरे में है, तो उनके ऊपर जो है कुछ ना कुछ कार्रवाई की जा सकती है। और बहुत सारे रिसेंटली अभी चैनल जो है ऐसे बैन भी किए गए जो कि फालतू का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे थे और बहुत उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे। ये आप लोगों ने यहाँ पर देखा भी होगा। तो ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो कोई भी अगर आप लोग अभी सोशल मीडिया हैंडल है तो कोशिश करो कुछ भी ऐसी चीज़ें शेयर न करो जो कि देश के हित में न हो या फिर एक भ्रामक कोई चीज़ें आप लोगों को देखने को मिले। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर जो है उनके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया विजिट इंडिया ईयर 2023। तो इनिशिएटिव है यहाँ पर एक तरीके का कि देश के अंदर में विजिट करो ताकि देश के अंदर में टूरिज्म एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ सके। और एक चीज़ आप लोगों ने फील की होगी कि बजट के अंदर भी जो टूरिस्ट एक्टिविटी है उनके ऊपर काफ़ी बड़ा फोकस अब की बार देने की कोशिश की गई है। किए कि नहीं किए? यानी कि टूरिज्म को तो मिशन मोड पे यहाँ पर लाने की कोशिश की जा रही है। यूनिटी जो मॉल बनाए गए जिसके बारे में मैंने बजट वाली वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था, आप लोग समझ सकते हैं उसमें कितना बड़ा फोकस यहाँ पर किया गया ताकि देश के अंदर में अलग अलग एरिया पे चीज़ों को डेवलप किया जा सके। तो मिशन मोड में चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट की जा रही है। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। झारखंड के गवर्नर जिनका नाम है यहाँ पर रमेश बैस, ठीक है, तो इनके द्वारा अभी यहाँ पर रिटर्न कर दिया गया है डोमिसाइल, यहाँ पर एक तरीके से रिटर्न कर दिया है डोमिसाइल बिल स्टेट गवर्नमेंट को रिव्यू करने के लिए। ठीक है, जो बेसिकली उसकी लीगैलिटी है। अगर कोई गवर्नर जो है बिल को अगर इस तरीके से रिटर्न कर देता है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी कि अगर उन्होंने उसको रिव्यू कर लिया और रिव्यू करने के बाद में यहाँ पर फिर से अगर उस बिल को लेकर आते हैं तो यहाँ पर गवर्नर जो है वो अब कुछ नहीं कर पाएगा। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि गवर्नर के हाथ में पावर होती है कि ठीक है आप लोग इसको रिटर्न कर सकते हो, पर लेकिन इन रियलिटी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा यहाँ पर कि अगर उन्होंने एक बार उसको रिव्यू करने के बाद में बोल दिया कि ठीक है हम लोगों ने उसको रिव्यू कर लिया है, तो फिर यहाँ पर जो गवर्नर है वो कुछ नहीं कर पाएगा, फिर उसको यहाँ पर उसको पास करना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। गवर्नर के बारे में आप लोगों को पता है कौन से लेकर कौन सा आर्टिकल और कौन से पार्ट में रखा गया है। तो याद रखना गवर्नर को संविधान के अंदर में 6 यानी कि 6 पार्ट में रखा गया है और आर्टिकल 153 से लेके 157 तक गवर्नर के बारे में है। हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया था, याद रखिएगा 7वां संशोधन था। वो संशोधन जो है किस साल में किया गया था ये आप लोगों को बताना है कि एक गवर्नर जो है वो एक से ज़्यादा राज्य का भी गवर्नर बन सकता है। नॉर्मली टाइम पीरियड 5 साल का रहता है, पर लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है ये प्रेसिडेंट के ऊपर कि वो कब तक वहाँ पर रहने वाला है। 35 साल से नीचे उस इंसान की जो है वो एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 4 तरीके होते हैं। तो बिल को एसेंट कर देते हैं यहाँ पर ये, या विदहोल्ड कर लेते हैं अपने साथ में, या बिल जो है उसको एक तरीके से ना जो रिटर्न कर देते हैं जैसे यहाँ पर किया गया, और एक रहता है कि प्रेसिडेंट के लिए अपने पास में रख लेते हैं उस बिल को। तो ये 4 काम गवर्नर के द्वारा किए जाते हैं।
तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी ये न्यूज़ आप लोगों ने सुनी ली होगी कि आंध्र प्रदेश जो है उसके चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब जो हैं उन्होंने स्टेट की कैपिटल को शिफ्ट कर दिया है यहाँ पर विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम जो है एज ए कैपिटल के तौर पर यहाँ पर देखी जा रही है अभी फिलहाल के टाइम पर, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। बाकी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम सिस्टम है उसके द्वारा यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा हेड किया जाता है, रिकमेंड किया गया है 2 मोर न्यू जज टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे देश के अंदर में 1 फरवरी को ये राइजिंग डे जो है कोस्ट गार्ड का सेलिब्रेट किया गया, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो वो आप लोगों को पता ही होगा, कोई डाउट आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें ये आप लोगों की नेशनल लेवल की थी, अब इकोनॉमी के लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो इंडिया की इकोनॉमी है वो 6.5% के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में यहाँ पर बातें बोली गई हैं और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात की जा रही है 2025-26 तक का। देखिए जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी ना, उसमें सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो आप लोगों के ऊपर भी देखने को मिलेगा। देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा आते हैं, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आप लोगों की लाइफ पर भी उसका पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर कि हम लोग काफ़ी अच्छे लेवल पर बढ़ रहे हैं। जीएसटी का जो कलेक्शन है वो भी अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिला, 1.55 लाख करोड़ जो है जनवरी 2023 में यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट एवर कलेक्शन है यहाँ पर। यानी कि कोविड-19 के बाद में हमारी इकोनॉमी जो है वो सही से रिकवर कर पा रही है और अभी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला भी गया कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो शानदार तरीके से आगे बढ़ने वाली है, ठीक है। अदानी एंटरप्राइज जो है यहाँ पर वो 20,000 करोड़ जो है पब्लिक ऑफरिंग की फुल्ली सब्सक्राइब के बारे में बात की जा रही है। हालांकि अदानी जो है वो कई सारी चीज़ें भी झेल रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में मैं बात करूंगा आप लोगों से बैठकर, ठीक है, क्योंकि कई सारे इशू अभी यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा। फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात करें तो यहाँ पर टच किया गया 5.98% फुल ईयर जो यहाँ पर बजट एस्टिमेट के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो ये सिचुएशन है आज की डेट में। अगर आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखोगे तो हल्की सी कम से कम आइडिया एटलीस्ट आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। नेशनल जो यहाँ पर जो सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल साहब, उन्होंने यूएस इंडिया इनिशिएटिव के तहत में यहाँ पर जो बात की जा रही है क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, यूएसए के पास में शानदार टेक्नोलॉजी है। अगर हमको भी कुछ मिलती है तो हम लोग को काफ़ी फायदा उससे देखने को मिल सकता है, कहीं ना कहीं मिलकर काम कर सकते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के द्वारा यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड है उसने अप्रूव किया है 4.7 बिलियन लोन बांग्लादेश के लिए। तो एक तरीके का डेवलपमेंट लोन आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। बांग्लादेश जो है उसका नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो अनाउंस किया गया है। तो डोली जोनूर एंड इलियास जो कंचन ओनर किए गए हैं विद लाइफ टाइम ये अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसके बारे में। ये न्यूज़ जो थी ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा कवर की गई थी, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को बता दो। आगे चलते हैं। मंथली अलाउंस जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयड यूथ है फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अनाउंस किया गया है कौन से राज्य के द्वारा। ये यानी कि मंथली अलाउंस दिया जाएगा जो कि बेरोजगार नवयुवक हैं। तो कौन से राज्य ने ये मंथली अनाउंसमेंट जो है वो स्टार्ट किया है? उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर हरियाणा? सही आंसर आप लोगों को बताना है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है ये आप लोगों को मैंने बताया था, बताइए कौन सा राज्य है। बात की जा रही है कौन सी सिटी जो है वो होस्ट कर रही है नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस 2023, ठीक है। अहमदाबाद, मैसूर, ये इसी के साथ में पुणे या फिर कोलकाता? सही आंसर आप लोगों को बताना है, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। इसी के साथ में नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कास्ट बेस्ड सर्वे जो है वो इंडिया के अंदर में किस राज्य के द्वारा कराया गया था? ये मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से। वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार या फिर अरुणाचल प्रदेश? ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। यूएस बेस्ड जो हिंडनबर्ग रिसर्च है उसके द्वारा पब्लिश की गई एक पर्टिकुलर रिपोर्ट जिसमें किसको बोला गया कि इसने मैनिपुलेट किया है काफ़ी सारी चीज़ों को? टाटा, अदानी, अंबानी या फिर ये आदित्य बिरला? तो बताना है सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से। नेक्स्ट बात की जा रही है ग्रेटर स्कूप रेफर किया जाता है किसके लिए? डक, चीता, इसी के साथ में लोटस या फिर डॉग? तो कौन बताएगा इसको? देखता हूँ किसको नॉलेज है इसके बारे में, ठीक है। सीसेट का एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको अटेम्प्ट करो और इसके सामने आप लोगों के सामने जो है यहाँ पर इसके आंसर लिखे हैं, तो देखता हूँ कौन यहाँ पर इसके बारे में सही से बताता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे श्री हरिकोटा द्वीप के बारे में। श्री हरिकोटा द्वीप जो है वो कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है? इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। हमारे देश में ये इसरो का काफ़ी बड़ा सेंटर भी है श्री हरिकोटा। तो आंध्र प्रदेश के अंदर में आप लोग यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। थोड़ा सा जब जूम करके देखूंगा तो आप लोग यहाँ पर इसको देख पाएंगे, ये है एग्जैक्ट लोकेशन। जब भी कोई आप लोगों ने रिसेंटली अभी देखे होंगे कई सारे जो हमारे देश में जो चीज़ें लॉन्च की जाती है तो श्री हरिकोटा का नाम आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलता है।
तो कम से कम लोकेशन अगर कभी आप लोगों को पूछ ले, आप लोग बोलोगे यार सुना तो है श्रीहरिकोटा बहुत बार सुना है यार, बोले अच्छा सुना है तो बताओ कहाँ पर है, यार यही समझ में नहीं आ रहा है बस कहाँ पर है, सुना तो बहुत है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुना है पर याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ से सैटेलाइट जो है लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, तो ये है श्रीहरिकोटा के अंदर में, यहाँ पर जो एक साइट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च करने की, तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग एटलीस्ट हल्का सा आइडिया कम से कम रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाए तो कम से कम पता होना चाहिए कि अच्छा अपने देश के बारे में किस लोकेशन के बारे में बातें की जा रही है। ठीक है, तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन जो है उनके आंसर देख लेते हैं। अच्छा, आप लोग क्या लगता है कि जो राज्य बेरोजगार बेसिकली हैं जहां पर ज़्यादा है, उनको बेरोजगारी भत्ता जो है वो स्टार्ट करना चाहिए, इसके बारे में आप लोग की क्या राय है? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा यहाँ पर ये अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा यहाँ पर। दो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है भूपेश बघेल, उनके द्वारा यहाँ पर ये अनाउंस किया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ में यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बात की जा रही है नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस के बारे में। तो नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस, ये बच्चों से रिलेटेड आप लोगों से चीज़ें पूछी जा सकती हैं कई बार आप लोगों से। ठीक है, तो ये 30th नेशनल चाइल्ड कांग्रेस है यहाँ पर, वो साइंस सिटी जो बेसिकली इन अहमदाबाद में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर गुजरात काउंसिल जो है उसके जो गुजरात काउंसिल एंड द टेक्नोलॉजी जो है गुजरात के अंदर में, उनके द्वारा मिलकर ये होस्ट की जा रही है। 1400 के करीब डेलीगेशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, 850 के करीब अक्रॉस द कंट्री यहाँ पर बच्चे आप लोगों को नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है बच्चों के बारे में, और नेशनल साइंस कांग्रेस के बारे में पूछ रहे हैं तो 30वें नंबर की आप लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये तो डिस्कस कर लिया था, हालांकि ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। बताओ क्या इसका सही आंसर है? तो ये है बिहार, ये कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो बेसिकली हिडनबर्ग की जो यहाँ पर रिपोर्ट है, इसकी वजह से अदानी साहब को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि उन्होंने काफ़ी सारी जो है यहाँ पर हथकंडे अपनाए थे अपनी चीज़ों को बढ़ाने में। और इसी के चलते सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अभी फिलहाल अदानी साहब ने बोला है कि जिसका भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं करूँगा। तो कई सारे लोग कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर ली है कि कहीं ना कहीं गलती कर रहे थे, तो ये चीज़ें सामने निकल कर आ रही है। ग्रेटर स्कूप जो है वो रेफर किया जाता है डक यानी कि बत्तख के लिए। ठीक है, ये जो शब्द है आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। तो ग्रेटर स्कूप एक रेयर स्पीसीज है जो कि आप लोगों को नॉर्मली जो लोकतक लेक है मणिपुर के अंदर में, वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये रिसेंटली अभी देखने को मिली काफ़ी लंबे समय बाद, 94 ईयर के बाद में, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गई थी। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। सी सेट का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा 1 किलोमीटर यानी कि ए। तो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, पीपीटी में जब जाओगे तो एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने आ जाता है, तो उसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। आइए अब हम लोग यहाँ पर बेसिकली कुछ शब्द सीखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग अगर अंग्रेजी लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी शब्द आप लोगों को मिलेंगे, तो इनका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। तो वोकैबुलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है इसका। ये जो शब्द है इंडिजेंट, नॉर्मली गरीब या फिर नीडी बोलते हैं, जरूरतमंद, और कई बार तो ये शब्द भी यूज़ कहता है जो कि पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता है। दरिद्र शब्द भी यहाँ पर यूज़ कर लिया जाता है, जो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यानी कि एक नहीं कहते कि आप लोगों ने इसीलिए देखा होगा जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में हम लोग बात करते हैं तो गरीबी को सबसे पहले रखा गया है, क्योंकि इंसान अगर इसको मिटा पाता है ना तो बहुत सारी चीज़ें फिर सुधर जाती हैं यहाँ पर। तो ये इंडिजेंट वर्ड यूज किया जाता है, पुअर या फिर नीडी, तो इसके अपोजिट जाएंगे तो प्रोस्परस होगा, एक अमीर आदमी आप लोग बोल सकते हैं। ये सिनोनिम्स और एंटीनिम्स भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, ओपुलेंट हो गया, रिच हो गया, प्रोस्परस हो गया, तो ये सारे शब्द इसी से रिलेटेड हैं। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि धीरे चलो पर लेकिन चलते रहो, रुको मत। तो ट्रेप्स वर्ड आप लोग यूज कर सकते हैं, धीरे धीरे चलना। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग शब्द है यहाँ पर एक तरीके से, यानी कि कई बार धीरे धीरे चलते रहते हैं, कई बार सोचते रहते हैं। एक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की थी, याद होगा आप लोगों को, टेलीग्राम पर भी आई थिंक मैंने आप लोगों के लिए डाली थी वो वीडियो। उसमें एक लड़की रहती है, वो ट्रेन के सामने से गुजर रही होती है, अपने कानों पर वो लगाकर बेसिकली कुछ ईयरफोन वगैरह। तो कई बार लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा उस चीज़ में घुस जाते हैं कि उनको ये भी समझ में नहीं आता है कि आसपास में क्या है। तो इसलिए कम से कम कोशिश किया करो, अगर सड़क पर कहीं जा रहे हो तो तब कोशिश करो कि इन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहो। नेक्स्ट जो शब्द है यहाँ पर ये बात की जा रही है एक्रू, तो इसका मतलब होता है उपजित होना या फिर किसी चीज़ में वृद्धि होना, कोई चीज़ बढ़ जाना, कुछ चीज़ें एक तरीके से नहीं एक तरीके से जितनी है उसके ज़्यादा चीज़ें हो जाना। तो ये शब्द आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। धन का लाभ भी आप लोग बोल सकते हैं बेसिकली। अपोजिट क्या होगा? डिक्लाइन हो जाना, घट जाना, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि अपोजिट शब्द से आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ती है, तो उसको भी साथ में कवर करना है। नेक्स्ट जो शब्द है यहाँ पर ये है पॉन्टिफिकेटिंग। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली चीज़ों को एक्सप्लेन करना, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर देना। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चीज़ों को अपने ओपिनियन को भी एक्सप्रेस करना आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी चीज़ की व्याख्या करना आप लोग इसको बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है,
तो एक तरीके की राय देना कहते हैं। हालांकि कई बार जो है ये गलत भी हो जाती हैं कि लोग ना आप लोगों की राय को गलत तरीके से ले लेते हैं। तो होता है कई बार, ये तो मेरा भी होता है। मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाता हूँ, मैं किस तरीके से सोच रहा था, कई सारे लोग उसको अलग तरीके से ले जाते हैं। तो ये एक बड़ा ही नेचुरल सा एक फिनोमिनन आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी से मिलता जुलता ये शब्द है, इसको बोलते हैं ब्रस्क, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर बोलते हैं इसको ब्रस्क को बेसिकली एब्रप्टली, और यहाँ पर ऑफेंडेड इन ए स्पीच। ठीक है, तो एक तरीके से अपमानजनक कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग बोल सकते हैं बेसिकली यहाँ पर। तो इस तरीका शब्द भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अभी जब आप लोगों को मैं आंसर दिखाऊंगा तो कई सारे बच्चों ने जो है बहुत ही अच्छे से आंसर दिए हैं। आप लोग देखना यहाँ पर आंसर जाकर, पूजा के आंसर मैंने पिन भी किए थे कल, तो बहुत ही अच्छे से इनके द्वारा सेंटेंस जो है वो फॉर्म किए गए हैं। एक बच्चा कह रहा है सर मैं डेली आंसर देता हूँ, आप मेरा आंसर जो है वो पिन क्यों नहीं करते हो? यार मेरा ये बेसिक पर्टिकुलर ये पर्पज रहता है कि उसी बच्चे के आंसर जो है वो मैं यहाँ पर लेकर आऊँ जो कि कंप्लीट आंसर देता है, इवन सेंटेंस भी फॉर्म करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मेरा किसी के साथ में लगाव है या फिर मेरा किसी के साथ में कोई दुश्मनी है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जिन्हें सबसे पहले और सबसे अच्छे से आंसर दिए हैं, तो वो मेरा बेसिकली पर्पज रहता है यहाँ पर लगाने का। तो अगर आप लोग भी उस कैटेगरी में आते हैं तो आप लोगों के भी आंसर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो रेगुलर आंसर देते रहिए यहाँ पर, और ऐसा नहीं कि मुझे रिपीट करने में कोई दिक्कत होती है। अगर अच्छे आंसर है तो उसको भी मैं, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर कई बार कई दिन तक कई सारे बच्चों के नाम रिपीट भी हो जाते हैं। तो अगर रेगुलर आंसर अच्छे से दे रहे हैं तो फिर ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी बजट और इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो आप लोग जरूर देख लेना, उसको लेकर कोई डाउट होगा तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। पीडीएफ वगैरह सारी प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम एक होलसेल अथॉरिटी है जहां पर आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। इसी के साथ में कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो आप लोगों को लगता है मेरे तक पहुंचनी चाहिए, तो studyloverveer@gmail.com आईडी है, या फिर इंस्टाग्राम पर जाकर आप लोग यहाँ पर वीर तालियान सर्च कर लीजिए। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक कहीं पर भी ये आप लोग को आईडी मिल जाएगी सोशल मीडिया पर मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग बिल्कुल यूज नहीं करना। नेक्स्ट भी मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। ध्यान रखो, अच्छे से खुश रहा करो थोड़े से। ठीक है।